बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़नी है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ऐसे है कि यार, मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए डबल नावल रिकॉर्ड करूँगी आजकल, लेकिन मुझे एक एपिसोड का रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं लग रहा। कभी कोई आया गया, कभी कोई, और फिर मेहमान आ रहे हैं कुछ दिनों में लाहौर से। मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बचना। लेकिन अब इस तरह से है कि मैं बहुत मुश्किल से अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। लेकिन ना, ऐसे है कि शादी वाले दिनों में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 25 से मैंने बताया था ना मैंने बिज़ी हो जाना है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को एपिसोड ना स्किप करवाऊँ, एपिसोड आपकी मिस ना हो। तो बाकी देखते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ये वाला नावल कंप्लीट हो जाएगा शादी तक ही। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, जब मुझे कोई कोना खुदरा नुकरा मिली ना, तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह बगैर तातुल फराहमी, जैसे वो बिजली के नहीं कहते ईद के 3 दिन बिला तातुल फराहमी होगी, वैसे ही इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ना ये मैं ना रिकॉर्ड करके दे सकूँ। ठीक है? तो इसलिए ना टाइम का बड़ा इशू बना हुआ है, इसलिए हम ना कमेंट सेशन ही रीड करेंगे अब। ठीक है? कमेंट सेशन इंशाल्लाह हम रखेंगे 5 सितंबर के बाद वाले जो नावल होंगे ना, उनमें हम अपना कमेंट सेशन रखेंगे। ठीक है? तो अब जल्दी से एपिसोड पढ़ते हैं, क्योंकि अगर कमेंट सेशन की तरफ गए ना तो फिर उसमें आपका नुकसान है कि जितनी देर 4-5-7 मिनट लग जाते कमेंट सेशन में, और उतनी फिर एपिसोड स्किप हो जाती है। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम लोग लंबी लंबी एपिसोडें पढ़ लें, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है रिकॉर्ड करना। तो फिर इस तरह से, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स करने नहीं छोड़ने, मैं आप लोगों को भरपूर रिस्पॉन्स दूँगी, बेशक रिटर्न में दूँ, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगी। ठीक है? आपका पढ़ के सारा कमेंट। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है, कमेंट्स करते रहना है कि, और वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। तो इंशाल्लाह अभी सेकंड एपिसोड रीड करते हैं, जल्दी से आ जाए। अभी बड़े बेटे बहू का गम हल्का भी नहीं हुआ था, इनके कब्रों की मट्टी सूखी भी नहीं थी कि एक और दिल दहलाने वाली खबर ने इनके पूरा हिला के रख दिया था। इनके पैर ज़मीन से उखाड़ दिए थे। रताबा और सैयद फरहान अलवी अपनी 2 साला बेटी बरीज़े के साथ बिना सैयद आगा शहबाज अलवी को बताए पाकिस्तान आ गए थे। वो इन्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, मगर इनका सरप्राइज़ खुद इन्हें ही नहीं, सैयद आगा शहबाज अलवी को भी कितना भारी पड़ेगा वो ये नहीं जानते थे। अगर सैयद आगा शहबाज अलवी को मालूम होता, वो इन्हें यहाँ आने से रोक देते या फिर इनकी हिफाजत के लिए कुछ करते। मगर क्या कर सकते हैं, तकदीर के आगे हर शख्स बेबस और लाचार हो जाता। रताबा और सैयद फरहान अलवी के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया। रताबा से शादी का भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये इनको इल्म में नहीं था। मेरी पोती कहाँ है? सैयद आगा शहबाज अलवी की हालत दीवानों जैसी होगी। अपनी नज़रों के सामने इन्होंने अपनी इन बच्चों की लाशें देखी थी। इन्हें खोया था, बरीज़ों को हर वक्त लैपटॉप पर देखते थे। इन्हें लगता बरीज़े के अंदर इनकी जान है। इतना प्यार इन्होंने अपने दोनों बेटों और पोतों से नहीं किया जितना इन्हें अपनी पोती से महसूस होता था, पोते से नहीं किया। वो सैयद फरहान अलवी की बेटी थी जिसकी इन्होंने हर जायज़ और नाजायज़ फरमाइश पूरी की थी। सनीता बाई के फ़ोन ने सैयद आगा शहबाज अलवी के रहे से औसान भी ख़त्म कर दिए थे। आगा साहब, बहुत खूबसूरत आपकी पोती, आखिर को रताबा की बेटी है। ज़ाहिर है माँ जितनी हसीन, बाप इतना खूबसूरत, तो दोनों का रंगो रूप तो चुराएगी ना। अभी इतनी खूबसूरत है तो बड़ी होकर तो 4 चांद लगेंगे इसकी जवानी और खूबसूरती को। जो दाम मैं रताबा से वसूल नहीं कर सकी, वो दाम मैं बरीज़े से वसूल करूँगी। सनीता बाई, सैयद आगा शहबाज अलवी बुरी तरह धाड़े सनीता बाई के इन बाजारी लफ्ज़ों ने गोया इनके शरारों में लावा भर दिया। चीखो मत आगा साहब, सनीता बाई से ज़्यादा बुरी तरह चीखी थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि रताबा को मुझे वापस कर दो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। एक तवाइफ़ को चैलेंज किया था तुमने। आगा साहब, चुपके से इन दोनों को बाहर भेज दो, समझे कि हमें कुछ खबर भी नहीं होगी। अरे हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। रेस में दौड़ने वाली घोड़ी किस नस्ल के वो बता सकते हैं। फिर तो ये मेरी अपनी सगी औलाद है। सनीता बाई ने गहरा सांस लिया। खैर, मैं रताबा को यहाँ ले भी आती इसी बाज़ार में जहाँ से तुम्हारा बेटा इसे लेकर गया, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी सैयद ज़ादी से वसूल करूँगी। तवाइफ़ के इस बाज़ार में हर रोज़ इसकी नीलामी होगी। बरीज़े में सैयद ख़ानदान का लहू दौड़ता है ना। अब तुम देखना, मैं इसको शोहरत और बदनामी की आखिरी मंजिल तक लेकर जाऊँगी। अमराव जान अदा ने भी क्या कमाया होगा। इसका एक एक लफ्ज़ जैसे सैयद आगा शहबाज अलवी का सुकून तबाह कर रहा था। वो इनका पहला हार्ट अटैक था जो इन्हें अस्पताल पहुंचा गया, मगर इन्हें जीना था, अपनी बरीज़े के लिए जीना था। ज़िंदगी का आखिरी मकसद था बरीज़े को इस गंदगी से वापस निकालना, जो जाने अब कहाँ होगी। आज बरीज़े को इनसे बिछड़े 18 साल हो गए थे, मगर कुछ पता नहीं कहाँ है वो, कौन सा ऐसा कोना जगह नहीं था जहाँ बरीज़े को ढूंढना ना हो। सैयद आगा शहबाज अलवी ने अपना सारा रसूल सुख, सारी ताकत लगा दी, मगर बरीज़े का कुछ पता नहीं चला। सनीता बाई ने इसे कहाँ छुपा के रखा हुआ था। बहुत ही लानती खतून सी है। सैयद असकार अलवी
ऑफिस से आ गया, फ्रेश होकर वो डाइनिंग टेबल पर आया। मुलाजिम ने खाना दिया। दादू ने खाना खाया? नहीं साहब जी, आज उन्होंने सुबह नाश्ता किया था, वो भी थोड़ा सा। इसके बाद किसी का फ़ोन आया। वो जब से ही कमरे में बंद है, ना दोपहर का खाना खाया ना दवाई ली आज की। अब्दुल ने पूरी दिन की रदाद, हाय अल्लाह जी, और मैंने करवट ली थी, वो की हो गया, किधर गया? पूरे दिन की रुदात सैयद असगार अलवी को पूरे दिन की रुदात सुना दी। सैयद असगार अलवी ने खाना छोड़ दिया था। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम यूँ करो, थोड़ी देर बाद कॉफ़ी बना लेना, मैं दादू को लेकर आता हूँ। सैयद असगार अलवी सैयद आगा शहबाज अलवी के बेडरूम की तरफ बढ़ा। इसने 2 दिन दस्तक दी, मगर अंदर से जवाब न दार था। वो समझ के आज भी कोई बड़ी बात हुई है, वो हौले से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। दादू, सैयद आगा शहबाज अलवी सामने रॉकिंग चेयर पर बहुत ही उदास गमज़दा से बहुत ही गहरी सोच में बैठे थे। इन्होंने सैयद असगार अलवी के अंदर दाखिल होने और इसके पुकारने पर कोई नोटिस नहीं लिया। वो खुद ही आगे बढ़ा, उनके कदमों में आ बैठा। दादू, इसने सैयद आगा शहबाज अलवी के दोनों घुटनों पर हाथ रखा। सैयद आगा शहबाज अलवी चौंक कर इसे देखने लगे। आ गए तुम? जी। मगर आप इतने परेशान क्यों? आज सुबह से ना कुछ खाया ना ही दवाई ली। जानते हैं कि डॉक्टर ने कितनी सख्ती से कहा है कि एक टाइम की भी दवा मिस नहीं होनी चाहिए। वो बहुत फिक्रमंद हो गया था। फ़िक्र मत करो, बहुत ढीठ हूँ, ऐसे नहीं मरूंगा जब तक मेरी मरीज़ें मेरे पास नहीं आ जाती। मुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह न करे दादू आपको कुछ हो। नहायत तड़प कर इसने सैयद आगा शहबाज को देखा। असगार, सैयद आगा शहबाज अलवी ने बहुत आस बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए पुकारा, जिसे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ। जी दादू, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। दादू, आप प्लीज़ इस तरह की बातें क्यों करें, मत करें, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, और इससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे लम्हा ब लम्हा पल पल होती है जब अपनी बच्ची बरीज़े का सोचता हूँ तो। चंद मोतीन की बूढ़ी आंखों से टूटकर सैयद असगार अलवी के हाथ की पुष्ट पर गिरे। असगार, मेरी बरीज़े को मेरे पास ले आओ। मैंने आपसे वादा किया ना कि मैं आपकी बरीज़े को आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगा, मगर कब? जब सुनीता बाई से एक मशहूर कॉलगर्ल बना देगी, जब मेरे पास लेकर आओगे इसे? एकदम भी भड़के। दादू, सैयद असगार अलवी ने दुख भरी नज़रों से सैयद आगा शहबाज अलवी को देखा। आज सुबह सुनीता बाई का फ़ोन आया था। आज इसने पैसों का तकाजा नहीं किया, बल्कि इसने आज मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी, मेरे सर से आसमान सरका दिया। क्या बकवास की इस खबीस औरत ने। सैयद असगार अलवी कभी भी सुनीता बाई का नाम अपनी ज़बान पर नहीं लाता था, बल्कि इसका नाम लेना भी अपनी तौहीन समझता था। इसके जिक्र से इसकी आंखों में चिंगारियाँ सी भरने लगती थी, खून में शरारे दौड़ने लगते थे। इसने कहा है वो बरीज़े को सबसे बड़ी कॉलगर्ल बनाएगी, इसे इस जगह पहुंचा देगी जहां से वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जहां इसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। असगार, बरीज़े मेरे फरमान की बेटी नहीं, एक सैयदज़ादी भी है। इसकी रगों में सैयदों का खून दौड़ता है। वो औरत इसे मिट्टी में रौंद देगी, और कभी कभी तो अजीब अजीब वसवसे दिल में डर खौफ कुंडली मारते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जो वो कह रही है वो ऐसा कर भी चुकी हो, अल्लाह ना करे। सैयद आगा शहबाज अलवी के जिस्म में सरसराहट सी होने लगी, एक झुरझुरी सी ली थी। अल्लाह ना करे दादू, यही बात दिल से सैयद असगार अलवी के दिल से निकली, मगर कभी कभी इसका दिल भी डर जाता कि कहीं ऐसा हो ही ना जाए। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो असगार? दादू, हमारे डिपार्टमेंट के एक होनहार पुलिस इंस्पेक्टर जाकिर हयात इस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द बरीज़े का पता चल जाएगा। मगर कब आएगा वो दिन? असगार, वो निढाल से बोले थे। बहुत जल्द दादू। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, मगर अच्छाई के आगे बिलाकर एक ना एक दिन दम तोड़ देती है, और इस खबीस औरत का तो मैं ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी वो हाल करेगा कि लोगों के लिए इबरत का निशान बन के रह जाएगी। बस एक बार बरीज़े मिल जाए, जो मैं भी तो नहीं जानता कि इसे कहाँ छुपा के रखा है, मगर जिस दिन वो मेरे हाथ लग जाएगी, इस दिन इस खबीस औरत का आखिरी दिन होगा। बहुत से हिसाब मेरे इसकी तरफ निकलते दादू, अपने माँ बाप का फरमान चच्चू का हिसाब, बस आप मेरे लिए दुआ किया कीजिए। इतने नरम मुलायम नज़रों से सैयद आगा शहबाज को देखा था। मेरी दुआएं सारी मेरी बच्ची बरीज़े और अपने बेटे असगार के लिए तो हैं। आप बरीज़े से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना दादू? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बच्ची मेरे प्यार मेरी तवज्जो से महरूम रही है। सैयद असगार अलवी सैयद आगा शहबाज अलवी का मूड बहाल करने में कामयाब रहा, और फिर कुछ और इधर उधर की बातें करके तो उन्होंने मिलकर खाना खाया। सैयद आगा शहबाज अलवी को मेडिसिन खिला के इसने इन्हें सुकून की गोली देकर सुला दिया, और ख़ुद अपनी स्टडी रूम में आ गई। इसका रोज़ का मामूल था, सोने से पहले कुछ घंटे वो मुतालिया ज़रूर करता था। अच्छा जी, कर ला मुतालिया, सानू भी दसना, असी भी सौन तो कितनी देर पहले रिकॉर्डिंग ज़रूर करी दी है। हाय बाऊ जी, कैसे हो? अब्राश स्क्रीच अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहा था, एकदम से चौंक कर रह गया, पीछे पलट कर देखा। तुम? चेहरे पर मामूली सी नागवारियत थी। आए हाय बाऊ जी, तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं मालूम हुआ? सैर बानो नाम है मेरा। सैर बानो ने अपने मखसूस अंदाज में दोनों हाथों से ताली बजाई। तुम सैर बानो या XYZ, आई डोंट नो, मगर जब तुम मेरे रास्ता काटते हो तो सख्त बुरे लगते हो। दिल चाहता है कि तुम्हारा गला ही दबा दूँ। अब्राश स्क्रीन दांत फेंच कर इसे घूरा, मगर सहर बानो भी अपने ही नाम का एक था, पूरी पतीसी निकाल कर कहकर लगाया। सच बाबूजी, मुझे तुम्हारा इस तरह मुझ पर गुस्सा होना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझसे यूँ लड़ते झगड़ते हो। सहर बानो अपने दोनों हाथों को नहीं, अपने पूरे वजूद को लहरा लहरा कर अब्राश स्क्रीन से बात यूँ कर रही थी जैसे दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। क्या बकवास है ये? अब्राश स्क्रीन सही मानों में तब कर रह गया।
गाड़ी के अंदर जुनैरा कब से इन दोनों की नोकझोंक देख रही थी। इसने बगौर इस खड़े ख्वाजा सलाह को भी देखा जो अपना नाम सहर बानो बता रहा था। इसने डार्क ऑरेंज रेशमी सूट पहना हुआ था जिस पर चौड़े गोटे का काम किया हुआ था। सर पर दुपट्टे को ओढ़ा हुआ था, इस तरह के माथा पूरा छुपा के दुपट्टे को कानों के पीछे अड़सा हुआ था। डार्क मेकअप, डार्क ऑरेंज लिपस्टिक में पूरा तैयार खड़ा हुआ अब्रार शस्करी से लहक लहक कर बात कर रहा था। जुनैरा को जहाँ से देखकर कराहत सी महसूस हुई। अपने भाई अब्रार शस्करी के चेहरे की बेजारियत देखकर तर्स के साथ साथ हंसी भी आई थी। सहर बानो की अचानक नज़र गाड़ी के अंदर बैठी जुनैरा पर पड़ी। वैसे बाबूजी तो बड़े ऐश करता है, कल गाड़ी में कोई और लड़की थी और आज शट अप, ये मेरी बहन है। इससे पहले कि सहर बानो मजीद आगे कुछ बोलता अब्रार शस्करी ने इसकी बात ही काट दी। अरे नहीं भाई, तेरी बहन है हमारी बहन? जी नहीं, मेरी बहन सिर्फ मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। कभी तुमने खुद को आईने में देखा? अब्रार शस्करी को सहर बानो के वजूद से इसके चेहरे से शदीद घिन महसूस हुई थी। इसके चेहरे पर इस कदर गरूर था कि मगर सहर बानो ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। अगर तुम्हारे मज़ाकरात ख़त्म हो गए तो मैं गाड़ी से निकलूँ बाहर। अंदर बैठी जुनैरा ने तंज़िया नज़रों से अब्रार शस्करी को देखा। अब्रार शस्करी ने जुनैरा को चौंक कर देखा, फिर सहर बानो को घूरता हुआ फ्रंट डोर खोला। जुनैरा बाहर निकल आई। सलाम बाजी जी। सहर बानो ने हाथ को माथे की तरफ ले जाते हुए थोड़ा झुककर जुनैरा को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जुनैरा ने बगैर इसकी तरफ देखे अपना बैग खोला और इसमें से 500 का एक नोट निकाल कर सहर बानो की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये रख लो। शुक्रिया बाजी, अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी मुराद पूरी करे। सहर बानो ने वो नोट लेकर फ़ौरन से अपने छोटे से सुरख पर्स में रख लिया था। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इसने अपनी एक मुस्कुराहट अब्रार शस्करी की तरफ उछाली। अल्लाह ना करे जो मेरी तुमसे मुलाकात हो, इसने सुलगता हुआ जवाब दिया था। तुम हर बार यही कहते हो मगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। सहर बानो ने एक आंख दबाकर देखता हुआ वहाँ से पलट गया और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। अब्रार शस्करी तो टाइम देखो कि इतना आया। सहर बानो भी छेड़ के गई उन्होंने। अब्रार शस्करी सहर बानो की इस हरकत पर तप कर रह गया। चेहरा गुस्से के मारे खून छलकाने लगा। इतनी बातें इससे कर ली मगर इतना ना हुआ कि जेब से कुछ रुपये निकाल कर इसको देकर इसे चलता करते। मगर नहीं, तुम तो इससे मज़ा ले रहे थे शायद। जुनैरा ने तंज़ी अंदाज में से देखते हुए पुरमज़ा अंदाज में से छेड़ा था। अब्रार शस्करी ने रुख मोड़ कर नहायत घूर कर जुनैरा को देखा। तुम्हें मेरी शक्ल से लगता है कि मैं सहर बानो से मज़ा ले रहा था? अब्रार शस्करी के सहर बानो कहने पर जुनैरा की हंसी छूट गई। अब तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि तुम्हें इसका नाम तक याद हो गया। जुनैरा की हंसी नहीं रुक रही थी। अब्रार शस्करी कुछ खफीफ सा होकर रह गया। अच्छा तो बकवास करने की जरूरत नहीं, अब अंदर चलो, हम वैसे ही लेट हो गए। मॉम डैड कब से पहुंच गए होंगे और तुम्हें सनी का ख्याल नहीं आ रहा जो यहाँ कड़ी फजूल गोई कर रही हो? हाँ, बिज़नेस की सारी बातें तो तुम इस सहर बानो से कर रहे थे ना। जुनैरा फिर जुमला उछालती हुई आगे बढ़ी। अरे हाँ देखो ज़रा, गाड़ी में वॉलेट रह गया, वो लेते हुए आना। जुनैरा कहती हुई आगे बढ़ी और दरवाजे की बैल बजाई। अब्रार शस्करी इसके हुक्म पर तपता हुआ गाड़ी की सिर्फ बढ़ा। हुक्म तो ऐसे देती हूँ जैसे 5 साल बड़ी हो। 5 साल बड़ी नहीं तो क्या हुआ, 5 मिनट बड़ी हूँ, मगर हूँ तो तुमसे बड़ी। जुनैरा मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल होगी जबकि चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। खैरियत तो इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने? रचना कैसर अपनी गाड़ी ग्रे साड़ी का पल्लू संभालती हुई खड़ी हो गई। कुछ नहीं मॉम, आपको तो पता है इस कराची शहर में अब्राश की इस कदर गर्लफ्रेंड्स है कि हर मोड़ पर हेलो हाई करती हुई मिलेंगी। जुनैरा रचना कैसर का हाथ थामती हुई आगे बढ़ी और सामने से आती हुई अमरीन के गले से लगी। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप लोगों ने आने में इतनी देर लगा दी। अमरीन ने इसके रुखसार पर प्यार करते हुए सोफे पर बैठने का इशारा किया और इससे पहले जुनैरा की ज़ुबान फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब्रार शस्करी ने फूलों का बुके इनकी तरफ बढ़ा दिया। हैप्पी बर्थडे अमरीन आंटी। ओह थैंक यू माई चाइल्ड। अमरीन ने वो फूलों का बुके लेकर पहले इसकी दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर जज़ब किया, फिर पास रखे कॉर्नर पर रखे वॉल्स में इसको सजा दिया। मॉम डैड और अंकल नजर नहीं आ रहे, सनी भी नहीं दिख रहा। जुनैरा ने इधर उधर मतलाशी नजरें घुमाई। सनी कैसर और फ़ान भाई को लेकर बाहर गया, रचना ने जवाब दिया। वो किस लिए और कहाँ? मैकडॉनल्ड। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यकीनन कुछ नई फरमाइश होगी। अरे बेटा, इन बच्चों की फरमाइशी प्रोग्राम्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अमरीन ने रचना को देखा। इतने में सनी भागता हुआ जुनैरा के पास चला। इसके हाथ में 4-5 शॉपर के पैक थे। मम्मी ये देखिए, अफ़ान नानू ने मुझे कितने सारे टॉयज़ खरीद के दिए। वो एक शॉपर से सारे टॉयज़ निकाल कर जुनैरा को दिखा रहा था। सनी, बुरी बात है, आपके पास पहले क्या कम टॉयज़ है जो अफ़ान अंकल को परेशान किया? जुनैरा बेटी, बच्चों के पास जितने भी टॉयज़ उन्हें कम ही लगते हैं। अफ़ान तेरे मज़ीद आरामदेह सोफे पर विराजमान हुए थे। वेरी गुड सनी बाबा, बर्थडे अमरीन आंटी की और गिफ्ट खुद वसूल कर रहे हो। अब्रार शस्करी के चेहरे पर सनी को देखते खुशी आ जाती थी। इसने सनी को अपने पास लिया और खुशी खुशी इसके टॉयज़ देखने लगा। अब्राश मामा, वहाँ पर इतने सारे टॉयज़ थे, जी चाह रहा था सब ले लूँ। मेरी जान, शॉप पर इतने सारे टॉयज़ नहीं होंगे तो जितने आपके बेडरूम में भरे पड़े हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि शाजिल से बोलूँगा जब तुम अपनी नेवी की जॉब से रिटायर्ड हो जाओ तो सदर में खिलौनों की दुकान खोल लेना। अब्रार शस्करी ने जुनैरा को मुस्कुराते हुए छेड़ा। ज़रा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। जुनैरा ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर इसके बाजू पर मारा। अरे हाँ जुनैरा बेटा, शाजिल कैसे हैं, कब आ रहे हैं? अमरीन ने पूछा। अमरीन आंटी, आज सुबह फ़ोन आया था शाजिल का, वो कह रहे थे कि सनी के सारे टॉयज़ संभाल के रखना, मैं आकर सदर में अच्छी सी दुकान खोलूँगा। अब्रार शस्करी ने हंसते हुए जुनैरा की बात काटते हुए टुकड़ा जोड़ा। मॉम देख रही हैं आप, इसे मार खाएगा ये मेरे से। जुनैरा की हकारत थी, शाजिल के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुन सकती थी। अच्छा जी, एडी हस्बैंड पॉसेसिव बंदी।
छोड़ो ना, तुम जानती तो ऐसे ही खलंडरा मिजाज है इसका। रशना कैसर ने जुनैरा को समझाया। और क्या इसकी तरह से आजल की वहाँ कोई गर्लफ्रेंड्स बनाने थोड़ी गए हैं, काम करें, हमारे मुल्क की हिफाजत करें। भाई हमें क्या पता मुल्क की हिफाजत करने के लिए गए हैं या किसी सहरबाना से दोस्ती करने गए हैं। ऊपर से आदत सुबुक्तकीन हैदत उर्मजी ने पुरमज़ा अंदाज में कहते हुए अबराश अस्करी को मुस्कुरा कर देखा। अबराश अस्करी खामोश हो गया। अब क्यों बोलती बंद होगी? ज़ुनैरा ने इसके बाजू पर चुटकी भरी। सनी ये तो बहुत ज़बरदस्त है, ये चलता कैसे? अबराश अस्करी सनी के खिलौनों में लग गया। क्या बच्चों के खिलौने में लगे हुए बेटा? सनी आप वहाँ जाके अपने खिलौनों से खेलो। सुबुक्तगीन हैदत तिरमिज़ी ने सारे शॉपर सनी को पकड़ाई से ड्राइंग रूम से मुंसलिक छोटे से खुले हिस्से की तरफ बिठा दिया, जहाँ सिर्फ एक कारपेट बिछा हुआ था। हाँ तो क्या कह रहे थे? अमरीन ये तीनों बैठ के, अब खाना शायद लेट नाइट मिले, आप यूँ करें खाना लगा दें। अफ़ान तिरमिज़ी ने अमरीन को चाह से देखा, जो आज बहुत अच्छी और पूर्वकार सी लग रही थी। जी बेहतर, मगर अफ़ान ये कैसर भाई साहब कहाँ रह गए? इन्हें दरवाजे पर ही वॉक करते कुछ इनके बिज़नेस के जानने वाले मिल गए, वो बस आते ही होंगे। आप जब तक खाना लगा दीजिए, इतने में वो भी आ जाएंगे। और मैंने जिंगर बीफ बर्गर दीन खान को दे दिए थे, वो भी लगा दे। सनी को भी बुला लें। जी। अमरीन खड़ी होगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ भाभी। रचना कैसर मुस्कुराती हुई इनके साथ होली। थोड़ी देर में टेबल पर खाना लगा दिया गया। कल हमारे जामे में पार्टी फंक्शन है, तुम भी आ रहे हो? अबराश अस्करी ने बिरयानी का एक चमचा मुँह में भरते हुए सुबुक्तकीन को देखा। यार बहुत मुश्किल है, मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई मुश्किल नहीं है, कल सुबह 11 बजे मैं तुम्हारा वेट करूँगा। अबराश अस्करी ने हतमी फैसला सुना दिया। ओके। सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने कबाब की डिशेस के आगे बढ़ाई। ज़ुनैरा सनी को ज़बरदस्ती जिंगर और फ्रेंच फ्राइज़ खिला रही थी, क्योंकि इसका सारा ध्यान अपने नए आने वाले खिलौनों की तरफ था। चौधरी कैसर अस्करी और इरफान तिरमिज़ी की अपनी बिजनेस टॉक क्रिकेट की बातें थी, जबकि अमरीन और रशना कैसर की शॉपिंग की तरफ तवज्जो थी। अच्छा जी। हर कोई अपने अपने पास से लगा है। आज फिर टींडे। दस्तरखान पर सब बैठे थे। शहीर हसन ने सालन का ढक्कन हटाया, जहाँ टींडे का सालन इसका मुंह चढ़ा रहा था। इसने ढक्कन को जोर से बंद कर दिया। अम्मा हर रोज़ कोई नई सब्ज़ी, कभी लौकी, कभी बैंगन, तो कभी भिंडी। हद होगी अम्मा। शहीर हसन के चेहरे पर गुस्से की परछाई थी। बुरी बात होती दस्तरखान पर बैठकर इसकी बेअदबी करना अल्लाह को नागवार लग सकता है। बल्कि सना को शहीर हसन की हरकत सख्त नापसंद आई थी। अच्छा, और अल्लाह को ये नागवार नहीं, कुछ जगह मैं हर माह 10,000 रुपये देता हूँ, इस पर महीने में सिर्फ एक बार गोश्त खाने को मिलता है। अजियारा नहायत दुख से शहीर हसन का रवैया देख रही थी। मेरा नहीं, कम से कम दुआ का ही ख्याल कर लें। अभी शादी को 6 माह भी नहीं हुए और वो बेचारी हर रोज़ दाल सब्ज़ी खाती है। क्या सोचती होगी हमारे घर में दाल सब्ज़ी के अलावा और कुछ पकता ही नहीं है? शहीर हसन की नज़र पास बैठी दुआ पर पड़ी, जो प्याले में से टींडे का सालन निकाल कर खाने लगी थी। चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी जैसा सब्र वाला कोई था ही नहीं। लानती औरत, एनू अजा बेला चक के लाई में। पहली बात तो ये कि दुआ ऐसा कुछ नहीं सोचेगी, क्योंकि वो भी अपनी माँ के घर कोई मुर्ग मुसल्लम नहीं खाती थी, और ना ही कोई मन सवाल आसमान से उतर के आता था। बल्कि सरा ने जहाँ दुआ को तंजिया नज़र से देखा, वो जानती थी कि शहीर हसन अगर इस वक्त अपने बंदे की भड़ास निकाला तो वजह इसकी बीवी दुआ है। दुआ ने तब कर पहलू बदल लिया, और जो नवाला शहीर हसन को दिखाने के लिए खा रही थी, कड़वा जहर लग रहा था। और दूसरी बात कि तुम मुझे हर मत 10,000 देते हो, 10 लाख नहीं, 10,000 देकर समझते अपनी सारी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो गए हो। बल्कि सना काफ़ी दिन से ये तमाशा देख रही थी। आज इन्होंने सोचा शहीर और दुआ का दिमाग ठिकाने लगा ही दें, जिसमें से 5 से 6 हज़ार सारे बिल में निकल जाते हैं। बिजली और केबल का ज़्यादा है, और इसकी वजह तुम्हारी बीवी, जो हरदम टीवी के आगे बैठी सारे ड्रामे फिल्में देखते हो। अगर लोड शेडिंग हो तो इसमें भी जो तुमने अपनी बीवी के लिए यूपीएस लगवाया, इसमें वो सारा टाइम अपना मोबाइल चार्ज करके जाने क्या क्या देखती है। अम्मा इसका मतलब आप सारा वक्त मुझ पर नजर रखती हैं? दुआ तो हंसी सी होगी। और ये ड्रामा वो शहीर के हसन के सामने करती थी। नज़र नहीं रखती? तुम्हारे शौहर को 10,000 का हिसाब दे रही हूँ, जो आज वो बैठा मुझको ताना मारा है 10,000 का। अम्मा छोड़े ना। अजियारा ने बल्कि सना के बाजू पर हाथ रखा। शहीर हसन का चेहरा सुर्ख होने लगा था गम और गुस्से की शिद्दत से। नहीं, क्यों छोड़ूं, पूरा हिसाब देने दो। बल्कि सरा ने अजियारा का हाथ अपने बाजू से झटका। यहाँ इस घर में कुछ कहना ही गुनाह, नहीं खाना मुझे खाना। शहीर हसन से जब कुछ ना बन पड़ा तो गुस्से से दस्तरखान से उठा और कमरे की जानिब बढ़ गया। अपने बेडरूम में जाकर दरवाजे को इतनी ज़ोर से बंद किया कि अजियारा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। दुआ ने भी रोटी का नवाला छोड़ा खड़ी होगी। बल्कि सना को गुस्से से घूरती हुई शहीर हसन के पास चली है, ताकि इसकी ब्रेन वॉशिंग और कर सके। क्या ज़रूरत थी भाई के मुंह लगने की? देखा, शहीर भाई और दुआ भाभी दोनों बगैर खाना खाए दस्तरखान से उठकर चले गए। अजियारा को भी खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा था। 2 फिटे हुआ अजियारा ने तो बंदा वैसे ही ना ख़त्म कर दे फाड़ के। तुम क्यों इनकी फिक्र में घुलती? दफ़ा करो, तुम खाना खाओ। बल्कि सना की आंखों में नमी थी। इन्होंने अजियारा के प्लेट में सालन निकाल कर रोटी इसके हाथ में थमाई। मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसने वो रोटी वापस हॉट पॉट में डाल दी। तो फिर मैं भी नहीं खाती। बल्कि सना ने अपनी प्लेट आगे को खिसका दी। अजियारा ने बेचारगी भरी नज़रों से इनको देखा। अम्मा तुम दवाई खाती हो ना रात की? अगर आज नहीं खाई तो मर नहीं जाऊंगी। अल्लाह न करे अम्मा जो तुम्हें कुछ हो। वो तड़प कर इनके करीब आई और हाँसी से होकर इनके कंधे पर अपना सर टका लिया। बल्कि सना को अपने रवैये का शिद्दत से एहसास हुआ। अजियारा का दिल दुखा था, इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा चल हट, मैं तो यूँ मजाक करी थी। भला तुम्हें अकेला छोड़ के जा सकती हूँ? पहले तुम्हारी शादी करूँगी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेज के फिर सुकून से कब्र में जाऊँगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अजियारा को बूसा देते हुए मुस्कुरा कर कहा। अम्मा फिर उल्टी बात? वो नाराज़ी से बोली।
अब नहीं करती, ये लो आज मेरे हाथ से खाना खाओ। अम्मा ने लाड दुलार से खाने अपने हाथों से खिलाया। इनका खुद का दिल तो नहीं चाह रहा था, इनके बेटे ने नहीं खाया, मगर अजियारा की खातिर मजबूरन खाना पड़ा। अच्छा सुनो, कल जीनत तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आएगी। लड़के का अपना घर, अपना गाड़ियों का शोरूम है। आज जीनत ने मुझे तस्वीर दिखाई, लड़का भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा। मैंने तो कहती है जीनत को कि ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए लगवाना, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि लड़के वालों को तुम बहुत पसंद आई हो। खाना खाने के बाद अजियारा ने दस्तरखान से मेटर अपने बल्किसरा के लिए गर्म गर्म चाय बना के लिए। मगर अम्मा मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बल्किसरा ने फ़ौरन डपटा। बदशगुनी की बातें मत किया करो, रिश्ता बहुत बेहतरीन है। मैं मना नहीं करूँगी, अगर एक हफ्ते में भी वो लोग शादी का बोलेंगे तो मैं कर दूँगी। अम्मा मैं तुम्हें बोझ लगने लगी हूँ, अजियारा ने अफसुर्दगी से कहा। नहीं मेरी जान, मगर हम इस हकीकत से भी नज़रें नहीं चुरा सकते। मेरी ज़िंदगी से मेरी सांसों की डोर कब टूट जाए, तुम्हारा भाई और भावा जैसे नहीं जिन पर मैं भरोसा कर सकूँ। कहानी घर घर की। बहुत ज़ीरक सोच थी इनकी, जो ज़ियारा की तो कति समझ में नहीं आई, मगर हाँ वो इतना समझ गई थी कि हमारी माँ जो सोचती या जो कहती हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन बहुत से राज छुपे होते हैं इनमें जिन्हें वो अपनी औलाद से बाज़ औक़ात शेयर नहीं करना चाहती। पता नहीं अम्मा तुम क्या बोल रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं, जब मेरी उम्र को पहुँचोगी जब सब समझ में आएगा। अब ज़्यादा रात होगी, सुबह उठते सबसे पहला काम ये करना कि जो कॉटन का एम्ब्रॉयडरी सूट धानी और फ्रोज़ी ला कर दिया था, इसको इस्त्री करके हैंगर कर देना। शाम को वही पहनना है। बल्कि सना बहुत खुश थी इस रिश्ते को लेकर। वो तो दस्तरखान पर शहीर और दुआ को भी बताना चाह रही थी, मगर बदमज़गी ऐसी होगी कि चुप कर गई। अजियारा ने बगौर बल्कि सना को मुस्कुराते देखा और चाय का कप लेकर किचन में रखने चली गई। इतनी देर कर दी, मैं कब से आपका इंतज़ार करती। दुआ की झंझलाई हुई आवाज़ कानों में पड़ी। अजियारा ने किचन की खिड़की से झांक के देखा। अरे यार इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ी, इतना रश था, जब भी देर होगी। ये शहीर हसन थे जिसके लबो लहजे में अपनी बीवी के लिए प्यार, लगावट, चाहत, नरमी सब कुछ था। इसके हाथ में बड़ा सा शॉपर था जिसमें 2-3 बड़े बड़े डब्बे थे। अच्छा मूड ख़राब मत करो, ब्रोस्ट और बर्गर ठंडा हो जाएगा तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक कहते हैं, चले जल्दी से कमरे में आ जाए। दुआ ने वो शॉपर झपटने के अंदाज में शहीर से ले लिया। दुआ अजियारा को भी बुला लो, वो भी खा लेगी, इसे मेट्रो का बर्गर ब्रोस्ट बहुत पसंद है। शहीर के लहजे में अजियारा के लिए मोहब्बत जागी थी। खुदा के लिए शीर आप मेरा मूड ख़राब मत करें, और वैसे भी अम्मा और अजियारा ने खाना खा लिया, वो खाना खा के सो भी गई होंगी। अच्छा चलो फिर हम क्यों भूखे रहें। दोनों अपने बेडरूम में चले गए। किचन में खड़ी अजियारा का दिल इतनी बुरी तरह दुखा कि आंखों से आंसू निकल पड़े। बीवी के लिए इतनी चाहत मोहब्बत, और जो माँ नोमा अपनी कोख में रख के इसे जन्म देती है, फिर इतनी तकलीफ दे मरहले से गुजर के इसे पैदा करती है, इसे पालती पोसती है। इस माँ के लिए शादी होती है, ये बेटे आंखें क्यों फेर लेते हैं, लहजा क्यों बदल जाता है, रवैये क्यों उखड़े उखड़े हो जाते हैं। अजियारा ने नहायत तकलीफ से इसका बंद दरवाज़ा देखा और अपनी आंसू आंखों से साफ करती अम्मा के पास आ गई, जो दवाई खा कर सो गई थी। वैसे इदा दे मुंडिया तो वाकई लाख दी लानत है वैसे, लेकिन कोई नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसका अंजाम भी राइटर ज़रूर दिखाएं। मम्मा, खाकान तिरमिज़ी और सबरीना दोनों इस वक्त टीवी पर कोई न्यूज़ देख रहे थे। गनमा अपने और इन दोनों के लिए काफ़ी का भाप उड़ाता मग लेकर आई और टेबल पर रख दिया। अरे गनमा बेटी, आप अभी तक सोई नहीं, सबरीना ने अपने पसमर्दा चेहरे पर खुशी भरी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, और दोनों हाथ फैलाकर इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। गनमा भी मुस्कुराती हुई इनके पहलू में आ बैठी। भाई मुझे तो इस वक्त कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी, जो मेरी बेटी ने मेरे सामने गर्मा गर्म ला कर रख दी। खाकान तिरमिज़ी ने बशाश लबो लहजे में कहते हुए भाप उड़ाता कॉफ़ी का मग उठा लिया। गनमा ने बगौर इन दोनों को देखा। वो अच्छी तरह जानती थी इन दोनों का बशाश लबो लहजा खुशी भरी मुस्कुराहट सब इससे दिखाने के लिए, वरना वो दोनों इसके लिए कितना फ़िक्रमंद, किस कदर परेशान है क्या वो जानती नहीं थी। मगर अपने अजीज़ तरीन वालिदैन जान छिड़कने वाले मामा डैडू को मज़ीद कोई दुख, कोई परेशानी नहीं देगी। इसने बहुत कुछ सोच समझ कर एक फ़ैसले पर मोहर सबत करते हुए दोनों को खुश करने का फ़ैसला कर लिया। क्या सोच रही हो मेरी जान, सबरीना ने गनमा के मासूम से चेहरे पर पुरसोच तहरीर पर नज़र डाली। जी कुछ नहीं, वो चौंक कर रहेगी। ममा, गनमा ने सबरीना का हाथ थाम लिया। बोलो ममा की जान, मैं शादी के लिए राज़ी हूँ, आप जिस रिश्ते की बात करिए इन्हें ओके कर दीजिए। सबरीना तो जैसे खुशी से निहाली होगी, मगर इन्होंने फिर भी तस्दीक की नज़रों से गनमा को देखा कि आया कहीं इनके सुनने में कोई गलत तो नहीं आ गया, जो कि गनमा ने महसूस कर लिया। आई एम सीरियस मामा। बेटा गनमा, मगर आप हमारी वजह से इस रिश्ते के लिए हामी भरी है तो बेटा आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी से गुजारी है। रहा शादी वाला मामला, तो आप जब अपनी दिली रजामंदी दिल से देंगी तो वो भी हो जाएगी, मगर दुआ में आकर अगर कोई ऐसा फ़ैसला मत कीजिएगा जिसके बाद आपको प्रॉब्लम हो। हमें सिर्फ आपकी खुशी दरकार है। खाकान तिरमिज़ी ने कॉफ़ी का एक गर्म सिप लेकर वापस टेबल पर रख दिया। इनका सारा ध्यान गनमा और सबरीना की जानिब था। गनमा का शादी के लिए राज़ी होना, सबरीना का खुशी से निहाल होना, मगर कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी खुशी की खातिर अपने लगते जिगर के साथ कोई नाइंसाफ़ी करें। बेशक इन्होंने 12 साल से गनमा के मामले में चुप साल ली थी, नींद आ गई, मगर ऐसा नहीं था कि वो अपनी इकलौती प्यारी मासूम बेटी से बेपरवाह बेखबर रहे हों। इसकी शादी वो भी चाहते थे, मगर अपनी मर्ज़ी गनमा पर मुसल्लत करके ज़बरदस्ती इसकी शादी करवा के गनमा के एतमाद, इसकी शख्सियत को मजबूर नहीं करना चाहते थे।
इसलिए गनमा की शादी के लिए रजामंदी देने पर वो चुप नहीं रहे थे। गनमा ने नम आंखों से खाकान तिरमजी को देखा। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था जिसे इतने अच्छे चाहने वाले माँ बाप दिए जो सिर्फ इसकी खुशी में खुश रहना चाहते थे। आई लव यू डैडू। गनमा सबरीना के पहलू से उठी खाकान तिरमजी के कदमों में जा बैठी। आई लव यू टू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है और अपने रब का शुक्रगुजार भी कि इसने इतनी फरमाबरदार बेटी मेरे नसीब में दी। खाकान तिरमजी ने झुककर गनमा के बालों पर बुसा लिया। सबरीना ने नम आंखों समेत शफकत से गनमा को देखा। डैडू ये सच है कि मैं इस रिश्ते के लिए दिल से राजी हूँ। गनमा ने खाकान तिरमजी के दोनों हाथों को थाम कर इन पर बुसा लिया। गनमा ममा अब कोई बात नहीं, मैं बाकी बहुत खुश हूँ। गनमा ने सबरीना के घुटने पर हाथ रखकर मजीद आगे इन्हें कुछ बोलने से रोक दिया। मगर मेरी एक और भी शर्त है। वो क्या? खाकान तिरमजी और सबरीना ने बैक वक्त कहा था। ओके डन। सबरीना ने तो फ़ौरन हामी भर ली। मगर माय चाइल्ड मेरी तरफ से डन नहीं है। खाकान तिरमजी ने अपना दायां हाथ ऊपर उठा कर कहा। क्यों डैडू? इसने बच्चों के अंदाज में कहा। वो इसलिए कि कल हमारे ऑफिस में एक डेलीगेशन आ रहा है। वो मीटिंग में बहुत अहम है और आप तो जानती है कि मुझे इन सब शोर शराबे से उलझन होती है। मगर आई प्रॉमिस मैं आप दोनों को रात को जामे से पिक कर लूँगा। नासिर और मेरी तरफ से पर्ल में एक शानदार डिनर भी। इट इज़ नॉट फेयर डैडू, आप जितनी देरी से नाराज़ करते हैं इससे कहीं जल्दी मना भी लेते हैं। गनमा ने अपने शफीक पाक को प्यार भरी नज़रों से देखा। इसलिए कि आप हमसे खफा ना हो। इन्होंने गनमा की छोटी सी नाक दबाई। अब ऐसा है कि कॉफ़ी तो बिल्कुल ठंडी बर्फ़ हो गई, पीने में भी मज़ा नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम डैडू, हम तीनों के लिए दूसरी गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के लाती हूँ। गनमा मुस्कुराती हुई ट्रे उठाती किचन में चली गई। गनमा के जाने के बाद सबरीना ने अपना सेल फ़ोन उठाया। अब ये आप क्या करने लगी हैं? खाकान तिरमजी का इशारा इनके सेल फ़ोन की जानिब था। मैं सारा को फ़ोन करी हूँ और इसे गनमा की शादी के लिए रजामंदी देने की खुशखबरी सुनाने लगी थी। सबरीना के चेहरे पर खुशी के सारे रंग थे। सबरीना आपको लगता है कि आप ठीक कर रही हैं? खाकान तिरमजी ने सबरीना को सवालिया नज़रों से देखा। गनमा की रजामंदी से वो भी बहुत खुश हुए थे मगर जिनमें कहीं सवाल भी उठा कि अपनी खुदगर्जी में वो गनमा के साथ कोई नाइंसाफ़ी न कर जाए। खाकान आपके दिल दिमाग में जो भी खदशात वहम या सवाल थे वो सब हैं तो बिल्कुल दुरुस्त। मगर ये भी हकीकत है कि ये सब लामानी है। हमें हमारी बेटी को खुशियों भरी आसाइशों से मुकम्मल ज़िंदगी देनी है जिसमें वो अपने दिनों रात भरपूर बगैर डरे एतमाद के साथ गुजारो। गनमा के लिए राफ़े सानी से बढ़कर मुझे कोई नहीं लगता। मैं राफ़े सानी से पर्सनली मिल चुकी हूँ। वो एक सादतमंद खबरमाबरदार और खुश शक्ल और बेहतरीन इंसान है जो हमारी गनमा के लिए बेस्ट है। ओके, अगर आप मुतमिन हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस एक ज़रा सी रिक्वेस्ट है कि गनमा से एक बार और तसल्ली से पूछकर फिर सारा को जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आपकी ख्वाहिश तर आंखों पर। सबरीना मुस्कुरा दी और सेलफोन वापस पे टेबल पर रख दिया। खाकान तिरमजी और सबरीना के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर खुशी भरी चमक थी जिसे गनमा नोचना नहीं चाहती थी। अच्छा जी, कम ऑन डार्लिंग। अज़ाबेला ने पीछे पलट कर देखा। ज़की वहीं दरवाजे पर रुक चुका था। ये रेड लाइट एरिया था। यहाँ की तवाइफ शादियाँ दूर दूर तक मशहूर थी अपने होशरुबा हुस्न, अपनी कातलाना अदाओं, जानलेवा रक्स, पैरों में बंदे घुंघरू की झनकार की वजह से। यहाँ बड़े बड़े अमीरजादे, बिगड़े रईस व डेरे सब यहाँ अपना दिल बहलाने आते थे। ज़की ने ज़बेला के बहकते उरिया हुस्न को बगौर देखा और होंठों पर मुस्कुराहट से जाए अंदर दाखिल हुआ। हाय, वहाँ कितनी लड़कियाँ ज़की को देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर आह भर के रह गई। मेरी हाय बोती नहीं निकल गई। कुछ के तो सीने पर सांप भी रेंगे अज़ाबेला के साथ ज़की को देखकर। अज़ाबेला तो लड़कियाँ लेकर आती है, यहाँ एक क्या खूबसूरत और डैशिंग लड़कों की सप्लाई का काम भी शुरू कर दिया। एक लड़की ने जिसने बड़ी महारत से खूबसूरत सा मेकअप किया हुआ था, इसने अज़ाबेला को तंजिया नज़रों से देखा, फिर ललचाई नज़रों से ज़की को देखने लगी। अज़ाबेला का कहका बड़ा शानदार था। तू बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से शबनम। अज़ाबेला को इसकी तंजिया बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, बल्कि वो तो अब इसको एंजॉय करती थी। इसकी हंसताना तबीयत, इसकी जेलसी, इसकी तंजिया और जहरीली कड़वी बातों पर हंसती थी। क्या करें, अपना तो काम है, जहाँ खूबसूरत और चार्मिंग मर्द देखो अपना काम निकलवाओ। शबनम 2 कदम ज़की के पास पड़ी और बगौर इसके ग्रे कांच में झांकने लगी। मगर मेरी जान, यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ क्योंकि टॉम क्रूज़ मेरा है। अज़ाबेला ने बड़े इत्मीनान से ज़की के बाजू पर अपना सर धरा। अच्छा। शबनम वापस 2 कदम पीछे हटी और एक ऊंचा मगर तन से भरपूर कहका लगाया जैसे इसका मजाक उड़ा रही हूँ। शबनम की हंसी को 1-2 मिनट तक तो रही होगी, यहाँ तक कि इसकी आंखों में पानी आ गया। कसम से अज़ाबेला, तू मजाक बहुत अच्छा करती है। क्या मतलब है तेरा? अज़ाबेला की कमान जैसी अब चुकी। तुझे नहीं याद यही बात तूने अनीक वादी के बारे में कही थी? वही बेगैरत कमज़ाद जो यहाँ इस जगह कभी अपने दिन तो कभी अपनी रातें रंगीन करने आता है। किस कदर नफरत तो सीख थी इसके लबो लहजे में अनीक वादी के लिए। ज़की तो ना समझी कि कैफियत में कभी शबनम तो कभी अज़ाबेला को तकने लगा। क्या बकवास है ये? अज़ाबेला सही मानों में गड़बड़ा के रहेगी। शबनम की फजूल बात ज़रूर थी, मगर इसके लिए एक कड़वा सच भी थी। और इसके इस कड़वे सच की वजह से ज़की और अज़ाबेला की दोस्ती पर फ़र्क आ सकता था जो अज़ाबेला को कतई बर्दाश्त नहीं था। चल, तेरी नज़र में बकवास ही सही, ये कड़वा सच। वैसे तो कहाँ दफ़ा हो रही थी? मुझे नहीं पता थाईलैंड से आबद जोफ़ा आया हुआ है। इसी की खिदमत गुजारी के लिए सनीता बाई मुझे भेज रही है। आबद जोफ़ा? अज़ाबेला ने दाम धीरे से दोहराया, मगर तेज़ समात रखने वाली शबनम के कानों में महफूज नहीं रह सका। हाँ, आबद जोफ़ा। अब देखना, यहाँ की सबसे हॉट एंड सेक्सी होशरुबा हुस्न रखने वाली सिर्फ एक मैं ही तो हूँ, वरना सनीता बाई तुझे ना भेज देती। शबनम ने बहुत कुछ इसे जताया था। शबनम, पीछे से सनीता बाई की चिंगारती आवाज़ उभरी। शबनम ने पीछे पलट कर देखा, वो यहीं इसके पास आ रही थी। तो अभी तक यहीं पर है, गई नहीं?
बस जा रही हूँ, वो तो रास्ते में ज़बेला टकरा गई। शबनम ने तंजिया मुस्कुराहट समेत ज़बेला के फ़क चेहरे को देखा। अच्छा जा जल्दी, नीचे आबद जोफ़ा का ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। सुनीता बाई ने क्रख्त आवाज़ में इसको हुक्म दिया। शबनम ने तिरछी नज़रों से सुनीता बाई को देखा, फिर ज़की की तरफ बढ़ी। कभी आना हमारे पास भी, आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और फिर बालों को झटका दे दी। एक तंजिया मुस्कुराहट ज़बेला की तरफ उछालती आगे बढ़ गई। इसकी ज़ुबान हद दर्जा कैंची की तरह चलने लगी। काटती क्यों नहीं हो? ज़बेला के खूबसूरत चेहरे पर गुस्से के रंग बाज़े नुमाया थे। चल दफ़ा कर, तू क्यों इसका गम पालती है? सुनकर दफ़ा किया कर, साली है भी तो खूबसूरत, ठीक ठाक काम आती है। सुनीता बाई के लबो लहजे पर शबनम के लिए फ़ख्र बोल रहा था। तुम भी ठीक कहती हो। अच्छा ये बताओ, आबद जोफ़ा है, तुमने मुझे बताया नहीं। अब क्या सारी बातें यहीं कर लेगी खड़े खड़े? अंदर चल। सुनीता बाई की नज़र खामोश से ज़की पर पड़ी। ये वही है तेरे टॉम क्रूज़? तुम जानती हो अरे गहरे को मैं अपने साथ लिए घूमती फिरती भी नहीं हूँ। अज़ाबेला ने चाहत से ज़की को देखा। हाँ मैं सब जानती हूँ, ऐसे तो मुझे तुम दोनों पर फ़ख्र नहीं। सुनीता बाई का इशारा शबनम की जानिब था। अच्छा अब तो बता दो, आबद जोफ़ा का क्या खैरियत? वो यहाँ कराची क्या करने आया हुआ है? अज़ाबेला जाने बगैर भी रह नहीं सकी थी। जानती हूँ तुझे, तेरी आदत जाने बगैर रह भी नहीं सकती, वो मकरूह हंसी के साथ बोली। जब जानती हो तो क्यों सस्पेंस रखती हो? ये जो लड़कियाँ तूने यहाँ भिजवाई थी, आबद जोफ़ा खुद इन्हें यहाँ देखने आया। जो पसंद आएंगी इन्हें अपने साथ ले जाएगा, और जो नहीं तो जाती हैं वो यहाँ मेरे हाँ की ज़िन्नत बन जाती हैं। लोगों का अमीरज़ादों का दिल बहलाती हैं। वो तो है। अज़ाबेला मुस्कुरा दी। चल आ अंदर। एक नई लड़की को ट्रेन करके इसको आज महफिल की ज़िन्नत बनाया। कौन सी वाली? अरे वही जिसे एडी सेंटर के रोड से उठाया था। बड़ी खूबसूरत सी है, गोरी चिट्टी। तो देख तो सारे बिगड़े रईस इस पर अपनी दौलत लुटा रहे हैं। कितनों ने तो मुझे एडवांस रकम भी दे दी है। सुनीता बाई के लहजे में लालच बोल रहा था। वो तीनों महफिल रक्स में दाखिल हुए। ज़की ने बकौर लड़की को देखा जो नहाई ज़बरदस्त रक्स कर रही थी। ज़की तो हैरान ही रह गया, बल्कि दंग भी। वो लड़की कोई 12 साल की होगी। अज़ाबेला ने भी इसको नाचते हुए देखा, और इस सब लोगों को, जिनमें कुछ 60-70 साल के आदमी तो थे और कुछ 20-25 साल के ख़ानदानी बिगड़े रईस, जिस लड़की के रक्स पर अश कर रहे थे और इसके लहराते दुपट्टे को खींच भी रहे थे। सुनीता बाई गलती से या भूल से भी इस लड़की को किसी के साथ भेज मत देना। अज़ाबेला ने कहा। क्यों नहीं भेजूँ? देख तो सही, जब एक झलक पर ये सब अपनी दौलत निछावर करें तो जब भेजूँगी तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। किस कदर लालच था सुनीता बाई में, हवस थी पैसे की। पागल हुई हो तुम? ये लड़की अभी 12 साल की है। कह तो तू ठीक रही है। सुनीता बाई ने अज़ाबेला को पुरसोच नज़रों से देखा। चल बैठ। वो तीनों वहीं सफ़ेद चांदनी पर बैठ गए। अब बताएं यहाँ किस काम से आई थी? मैं तो इन लड़कियों के लिए आई थी। स्काइप पर आबद जोफ़ा को दिखाती, मगर वो खुद ही यहाँ आ गया तो मेरा मसला ही हल हो गया। हाँ ये तो है। तुम अपनी सुनाओ। सैयद आगा शहबाज अलवी से बात हुई? सुनीता बाई ने फ़ौरन इसे आंखें दबाकर आंखों के इशारे से आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसका इशारा ज़की की मौजूदगी की तरफ भी था, मगर अज़ाबेला ने इनका इशारा हाथ से हवा में उड़ा दिया। ज़की से अब कोई पर्दा नहीं। सुनीता बाई एक्चुअली आबद के साथ पार्टनरशिप की ऑफ़र भी देने आया था। अच्छा सच? सुनीता बाई खुशी से निहाल होगी। अच्छा मैं ये कहने वाली थी कि मेरा बैंक अकाउंट खाली है। सैयद आगा शहबाज अलवी को कहो मेरा अकाउंट में खती रकम डलवाएं। ठीक है, आज इस बुड्ढे से बात करती हूँ। वो मकरूह हंसी के साथ बोली। फिर ज़की को देखा। और ज़की मियाँ कैसी लगी तुम्हें हमारी महफिल? ब्यूटीफुल। ज़की ने चमकती ग्रे आंखें से सुनीता बाई पर डाले। तो फिर धंधे की बात हो जाए। ऑफ कोर्स, ये ले मेरा पहला चेक हमारी पहली मुलाकात का। ज़की ने अपनी जेब से 50 लाख का चेक निकाल कर सुनीता बाई के आगे किया, जैसे सुनीता बाई ने किसी भूखी चील की तरह झपटा था। 50 लाख का चेक देकर सुनीता बाई के चेहरे पर रोशनी सी बिखर गई। ज़की मियाँ ये मुलाकातें हर रोज़ होनी चाहिए। ज़रूर। ज़की ने सिर्फ इतना ही कहा। फिर आगे क्या इरादा डियर? ज़की ने अज़ाबेला को दिलकशी से देखा। आगे ये इरादा कि अब तुम्हारी मुलाकात जल्द आबद जोफ़ा से डायरेक्ट करवाऊंगी। कल ही तुम्हारी और आबद जोफ़ा की मीटिंग करवाती हूँ। अज़ाबेला ने एक जानलेवा अदा से इसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरी। ओके फिर चले? क्यों आ जाते ही रुक जाओ। इस रात को आज हम दोनों रंगीन बना दे। शराब भी है, शबाब भी, और ये जो ये दोनों मिल जाए तो रात हसीन और जवान हो सकती है। अज़ाबेला और थोड़ा इसके पास खिसकी। सुनीता बाई इस दौरान वहाँ से खड़ी होगी और सब लोगों को एक एक करके रुखसत कर रही थी। ज़की ने नहायत खूबसूरती से इसके रेशमी बालों में हाथ फेरा और अपनी मुट्ठी में ज़ोर से दबाकर नहायत जारहाना अंदाज में इसको अपनी सिमत खींचा। बहुत जल्द वो रात आएगी जब सिर्फ मैं और तुम होंगे, जहाँ हवा का गुजर भी नहीं होगा, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे जिस्म को हवा भी छुए। इसलिए इस रात का इंतज़ार करो। ज़की ने अज़ाबेला को जिस जारहाना अंदाज में अपने से करीब कर लिया था, इससे कहीं ज़्यादा इसे खुद से अलग भी किया कि वो पीछे मखमल के गाँव तकिए पर से टिकी थी, मगर बल्कि वहीं नीम दराज भी होगी। हाय मेरे टॉम क्रूज़, तुम्हारी यही अदाएँ, ये मीठा दर्द मेरा सब कुछ ले गया। ज़की ने मुस्कुराती नज़र इस पर डाली और चेहरे का रुख मोड़ लिया था। आज सुबह से बल्कि सराह ने इसको हदायतें देना शुरू कर दिया। शाम के नाश्ते में उन्होंने अजियारा के लिए आने वाले रिश्तेदारों के लिए सारा नाश्ता बाइट से मंगवाया। इस इत्तेफाक कह लें या बल्कि सराह के लिए खुशकिस्मती कि सुबह 8 बजे ऑफिस जाते शहर के साथ दुआ भी तैयार होकर अपने मैके चली गई थी। शुक्र है तुम्हारी भावज नहीं है आज, बल्कि सराह ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। अब मैं ऐसे क्यों कह रही है? अजियारा ने अपने दुपट्टे को सर पर ठीक जोड़ा। अजियारा ने बंदा छितर फेरे हाले फिर मैं तेन मेरे को पूछा कि अम्मा इदा नहीं क्यों कह रही? लानती औरत, एडी तो बेचारी चंगी देवी, तुम रहने तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। 1 साल में बहुत जान गई इस गरीब की बच्ची को। बल्कि सरा के लबल लहजे में दुआ के लिए गुस्सा था। पता नहीं अम्मा तुम क्या कह रही हो और क्या सोच रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एडी तो बेचारी मासूम तो भोली चेवल जी।
वो उलझन भरी नज़रों से वकील सराह को देख कर रह गई। तुम रहने दो और जाओ, सारा नाश्ता एक बार फिर ट्रॉली में ठीक से देख लो। अगर समोसे या रोल ठंडे हो गए हो तो माइक्रोवेव में दोबारा गर्म कर लेना, वो लोग आते ही होंगे। बल्कि सराह जल्दी जल्दी कहती वहाँ से ड्राइंग रूम में आई थी ताकि ड्राइंग रूम को एक बार और देख लें, ये कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। बल्कि सराह ने सोफे पर चौकोर तो कौन और दिल की शेप में रखे गए खूबसूरत से कुशन को एक बार फिर ठीक किया। किसी असना में दरवाजे पर बैल हुई। बल्कि सराह ने अपना काटन का दुपट्टा ठीक किया, खुशी खुशी दरवाजे की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने दरवाज़ा खोला जहाँ जीनत के साथ दो खवातीन ने एक प्यारी सी अर्जियारा की हमउम्र लड़की कर दी। वालेकुम अस्सलाम, इनमें से खातून ने खुशदिली से जवाब दिया। आइए ना अंदर। बल्कि सराह साइड में होगी। जीनत इन तीनों खवातीन को ड्राइंग रूम में बिठा के खुद अंदर किचन में आई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है हमारी अर्जियारा। जीनत ने अर्जियारा के गुलाबी गाल की बलाई ले ली थी। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आमीन। साथ ही इसके सर पर हाथ रखकर दिल से दुआ दी। बल्कि सरा बहन, बहुत छांट के रिश्ता मैंने सिर्फ तुम्हारी बेटी के लिए निकाला। जीनत ने अर्जियारा को मुस्कुरा के देखते हुए पास खड़ी बल्कि सरा से कहा। जीनत, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे, मुझे और क्या चाहिए। इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी हमारी अर्जियारा। बल्कि सरा बहन, तुम फिक्र ही मत करो। ये लोग बहुत अच्छे मिलनसार खुश अखलाक लोग हैं। लड़का वो तो सोना है सोना, हमारी अर्जियारा को ना सिर्फ बहुत खुश रखेगा बल्कि हर ख्वाहिश भी पूरी करेगा। ये लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, शादी करने में जल्दी करेंगे। अच्छा जीनत, मैं भी यही चाहती हूँ जल्द से जल्द अर्जियारा के फ़र्ज से शुबकदोश हो जाऊँ। जीनत ने बल्कि सरा की बात की तायद की। अच्छा अर्जियारा, तो इन्हें तस्वीर में पसंद आ गई। लड़के ने भी ओके कह दिया। आज समझो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। चलो आ जाओ अर्जियारा बेटी। अर्जियारा के दिल की कैफियत ही अजीब सी हो रही थी। पहली बार इसका रिश्ता आया था, पहली दफ़ा वो किसी के सामने इस तरह जा रही थी, तो दिल में कुछ डर कुछ खुशी के मिले जुले जज्बात थे। अर्जियारा जीनत और बल्कि सरा के साथ अंदर दाखिल हुई। अर्जियारा को देखकर तीनों खवातीन की आंखों में पसंदीदगी के वाज़ेह रंग थे। माशाल्लाह, तस्वीर में जितनी प्यारी लग रही थी हकीकत में इससे ज़्यादा खूबसूरत हो, लड़के की वालदा ने कहा। इन्होंने तो जीनत को आंखों ही आंखों में देखकर फ़ौरन टर्न भी कर दिया। क्या करती हो बेटा? वो जी सईदा अप्पा, मैंने आपको बताया तो था कि अर्जियारा से पहले जीनत बोल उठी। हाँ जीनत, हम जानते कि आपने हमें अर्जियारा बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया, मगर हम अर्जियारा से सुनना चाहते हैं। सईदा बेगम, लड़की की वालदा ने मुस्कुराकर नरमी से कहा। जीनत पुरसुकून होकर खामोश हो गई। बताइए बेटा, क्या करती हैं आप? जी पिछले साल ही मैंने इंटर कंप्लीट किया। आगे ग्रेजुएशन क्यों मुकम्मल नहीं किया? साथ आई लड़की ने पूछा। जी वो, अर्जियारा ने घबराते बल्कि सरा को देखा। इसके चेहरे पर घबराहट हिचकिचाहट के साफ रंग नमाए थे जो इन तीनों खवातीन से पोशीदा नहीं रह सके। अरे अरे सोहा, देखो अर्जियारा घबरा गई। बेटा कोई बात नहीं, हमें सब मालूम है। जीनत ने आप लोगों के बारे में सब बताया। हमारा मकसद आपको तंग करना बिल्कुल नहीं था। सैयदा बेगम ने कहा। जी अर्जियारा, आप हमें बहुत पसंद आई है। मुझे अपने हैंडसम भाई के लिए आप जैसी भाभी चाहिए। सोहा ने मुस्कुराते हुए अर्जियारा का शर्माया घबराया चेहरा देखा। इफ़्फ़त, आप कुछ नहीं कहेंगी? सईदा बेगम ने अपनी नंद की खामोशी नोट की। क्यों नहीं सैयदा भाभी, मैं तो आप लोगों के चुप होने का इंतज़ार कर रही थी। बल्कि सरा पुरसुकून मुतमिन होगी। इनकी बेटी बहुत खुश रहेगी इन लोगों में जाकर जो नहायत ही सुलझे हुए थे। अर्जियारा बाहर आई किचन की तरफ, ट्रॉली में प्लेटों को फिर से साफ करके ले जाने ही लगी कि अचानक से दुआ आ गई। अरे दुआ भाभी, अच्छा वो आप आ गई। खैरियत है? ड्राइंग रूम में कोई आया? दुआ ने नाश्ते से भरी ट्रॉली देखने के बाद अर्जियारा की तैयारी देखी। आप अंदर चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। अर्जियारा बहुत खुश थी और इसकी खुशी दुआ से हजम नहीं हो रही थी। बताओ तो आखिर मामला क्या? इतनी खुश लग रही हो जैसे गोहरे नायाब हाथ लगाओ। इसने तंजिया नज़रों से अर्जियारा के गुलाबी चेहरे को देखा, मगर अर्जियारा इतनी खुश थी कि इसकी तंजिया नज़रों तंजिया बातों को महसूस ही नहीं कर सके। वो एक्चुअली जीनत खाला मेरे एक रिश्ता लाई है, बहुत अच्छे लोग हैं। बल्कि सरा बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। हमारी कोई डिमांड कोई ख्वाहिश नहीं सिवाय इसके कि आप हमारी झोली में अर्जियारा बेटी डाल दें। रिफ़त ने कहा, जिसकी तायद सईदा बेगम ने भी की। ये तो आप लोगों का बड़ापन है रिफ़त बहन, मगर जो मुझसे जो होगा मैं अर्जियारा को दूंगी। बल्कि सरा के दिल में और इज़्ज़त बढ़ गई इन लोगों के लिए। चले फिर जैसी आपकी खुशी, लेकिन एक बात कि मैं जल्द से जल्द शादी करूँगी। ये मेरी बेटी सोहा है जिसका रिश्ता रिफ़त के बेटे के साथ बचपन से तय है। तो रिफ़त भी चाह रही है अपनी बहू अपने घर ले जाए, तो मैं भी चाह रही कि तलाल और सोहा की शादी एक साथ ही कर दूँ। तो आप लोगों को कोई इतराज़ तो नहीं है ना? नहीं भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ ने इन तीनों खवातीन को ज़ीरक निगाह से देखा जो अपने पहनने ओढ़ने बात करने के अंदाज से किसी अच्छी फैमिली की लग रही थी। अच्छा वो दुआ, तुम भी आ गई, आओ इनसे मिलो। दुआ चलती हुई बल्कि सना के पहलू में बैठ गई। ये मेरी बहू है। अर्जियारा नाश्ते की ट्रॉली अंदर घसीटती हुई ले आई और सबके नाश्ते की प्लेटें बनाने लगी कि दुआ ने मना कर दिया और खुद इन लोगों को नाश्ता सर्व करने लगी। इसका शातिर दिमाग क्या क्या प्लान बना रहा था बल्कि सरा और अर्जियारा को फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। वो थोड़े से वक्त में बड़ी होशियारी चालाकी से सोहा से इसके घर इसके भाई की सारी मालूमात ले चुकी थी। और अर्जियारा, ओ अर्जियारा, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा इतना बेहतरीन रिश्ता थी, तुम डिज़र्व करती थी। मेहमानों के जाने के बाद दुआ ने अर्जियारा को दोनों बाजू से थाम कर घुमा डाला। इसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि अर्जियारा के चेहरे पर मज़ीद लाली सी बिखरने लगी। वो जो शक व शुबात इसके बल्कि सरा के दिलो दिमाग में थे वो सब पानी होते नजर आए। इसकी खुशी में दुआ भाभी खुश थी तो इसकी खुशी मज़ीद दो चंद हो गई। अदारी दुआ भाभी नो बंदा कुत्ते आगे पा रहे। मैं तो अभी से तुम्हारी शादी की शॉपिंग शुरू करूँगी। बल्कि यूँ करेंगे कि तुम्हारे शहीर भाई से अच्छे खासे पैसे लेकर हम दोनों खुद तारिक रोड जामा क्लाथ राबी सेंटर चलेंगे। तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी के लिए कपड़े खरीदेंगे। बल्कि सरा पीछे दरवाजे पर इस्तादा थी। वो खुशी से चमकता दुआ का चेहरा देख रही थी। इन्होंने ख्वाम का दुआ के लिए दिल में गलतफहमी पाल रखी थी। दुआ भाभी, आप और अम्मा ही चले जाइएगा, मुझे तो कुछ खरीदना ही नहीं आता। अर्जियारा ने मुस्कुराते हुए दुआ को देखा। नहीं तुम चलोगी, तुम्हारी शादी तो हर चीज़ तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए। दुआ के कहते बल्कि सरा पर नज़र पड़ी तो वो इनके पास आई। क्यों अम्मा, मैं ठीक कह रही हूँ ना?
मैं कितना गलत समझती थी तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो दुआ बेटी। बल्कि सरा के लबो लहजे में शर्मिंदगी थी। ऐसा मत बोलिए अम्मा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। बल्कि दुआ ने बल्कि सरा के दोनों हाथ थाम के ने गले से लगा लिया। मैं जियारा के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि इसकी शादी हो अच्छी जगह, ऐसा रिश्ता है जो हमारी जियारा के लिए सूट करता हो। दुआ ने चाह से पीछे पलट कर जियारा को देखा। जियारा चलती भी आई। थैंक्स दुआ भाभी, अब ये शुक्रिया वगैरह करना छोड़ो, यूँ करो अम्मा और तुम तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी हूँ। मैं अंदर से अपना पर्स लेकर आती हूँ, फिर हम तीनों बाजार चलते हैं। दुआ ने जियारा के रुखसार पर हल्के से थपकी दी और वहाँ से निकलकर अपने बेडरूम में आई। मैं ना कहती थी अम्मा दुआ भाभी जैसी नज़र आती है वैसी है नहीं, देखा आपने वो किस कदर खुश हैं। आपने अपने दिल में यूँ खदशात तो वहम पाल लिए थे। जियारा ने बल्कि सरा को देखा था। इदा दी जड़ी मुनाफका होंदियां ना, इदा दी मुनाफका कभी खुश नहीं होंदियां। ठीक कहती हो तो मैंने ही दुआ को गलत समझने की गलती कर ली। बल्कि सरा ने पुरसोच नज़रों से जियारा के चमकते दमकते गुलाबी चेहरे को देखा। और तुम लोगों की ये गलती तुम लोगों को कितनी भारी पड़ने वाली है इसका अंदाज़ा भी नहीं है तुम दोनों को। पीछे खड़ी दुआ ने दिल में कहते हुए नहायत कड़वी और जहरीली नज़रों से माँ बेटी को देखा। अल्लाह लानत, इदा दी नागना कभी नहीं सुधर दियाँ। ये जो इस मखलूक होती है ना, मैं उनकी कमां अगे सारे समझदार है। मैं आज सिर्फ तुम्हारी वजह से आया, वरना सच तो ये है कि मैं सख्त बोर हो रहा हूँ इस वक्त। सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी ने बड़ी बेचारगी से खुश से अब्रार शस्करी को देखा। चुप करके इस वक्त फंक्शन को एंजॉय करो। और एक बात और, वो ये कि तुम्हारे शक्ल पर ये जो 12 बज रहे हैं ना, इस पर बिल्कुल तरस नहीं खाने वाला। हर दम ऑफिस में उलझे रहते हो ना, इसलिए इतनी शानदार पार्टी की कदर नहीं है। अब्रार शस्करी ने इसके चेहरे पर चाई बेचारगी को अक्सर इग्नोर कर दिया। यकीनन तुम्हें इस पार्टी की बहुत कदर है, क्यों है वो भी नज़र आ रहा है। जामे की अक्सर बेशतर लड़कियाँ ही होंगी जिनकी अब्रार शस्करी से अलवाई नहीं होगी रही होगी, मगर हर लड़की अब्रार शस्करी की खूबसूरती इसके बेपनाह हुस्न के कसीदे पढ़ती नजर आ रही थी। इनमें से बहुत सी खूबसूरत और अमीरजादियाँ तो इसके पास आई थी, ना सिर्फ बल्कि हेलो है कहने का अंदाज़ भी नहायत बेबाक था। अब्रार शस्करी गरूर की सबसे ऊंची मसनद पर बैठा था, तो कुछ गलत भी नहीं था। हर लड़की इसको अपना बॉयफ्रेंड तो क्या शरीक हयात बनाना चाहती थी, मगर इस मगरूर से अब्रार शस्करी का दिल था तो इस जामे के सबसे बोल्ड कॉन्फिडेंट तिलिस्म नाज। अब्रार शस्करी और तिलिस्म नाज दोनों मोहब्बत और इश्क में बहुत आगे निकल चुके थे, मगर बकौल अब्रार शस्करी के इश्क मोहब्बत अपनी जगह और फ्लर्ट करना अपनी जगह, जिसे वो ज़िंदगी गुजारने का हक समझता है। अच्छा जी, तेरे वगैरह खे ही खाते हमेशा। हाय स्वीटी, इतनी लेट, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तिलिस्म नाज को फंक्शन में आने में थोड़ी देर होगी, बस वो रास्ते में अचानक गाड़ी ख़राब होगी। फिर किसकी कम बख्ती आई जो तुम्हारे अताब का निशाना बना। ऑफ कोर्स ड्राइवर, मैंने इसको इतनी सुनाई अगली पिछली सारी नस्लें याद रखेंगी। गर्दन अकड़ाकर जितने करूर से तिलिस्म नाज ने का सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी से देखने पर मजबूर हो गया। वरना जब वो इनके पास आई थी सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी ने एक सरसरी नज़र इस पर डालकर नज़र हटा ली। वजह इसका ड्रेस, टाइट सी ब्लैक जीन्स पर रेड छोटी सी टी शर्ट जिसमें आधी बालिश की कमर झांक रही थी, उरिया बाजू जिस पर कोई टैटू सा बना हुआ था। शोल्डर कट ब्राउन गोल्डन बालों वाली ये बारबी डोल करूर और नखरों में अब्रार शस्करी से 2 कदम आ गई थी। और तुम तो जानते हो कि मुझे डिफेक्टेड चीज़ों से सख्त नफरत है, इसलिए माय डियर मैंने इसी वक्त न्यू मॉडल की गाड़ी मंगवा ली और मैं खुद ड्राइव करके आ रही हूँ। वो इतरा के बड़ी शान से अपनी तारीफ़ करी थी। जानता हूँ ऐसे दिन में तुम पर दिल हार बैठा। अब्रार शस्करी ने नहायत चाहत भरी नज़रों से तिलिस्म नाज के खूबसूरत और दिलकश चेहरे को तका। वो इसलिए कि तुमको मेरी जैसी इस पूरे जामे तो क्या पूरे जहान में नहीं मिलेगी। मगरूराना मुस्कुराहट आंखों में इत्मीनान अब्रार शस्करी को देखकर अपने शोल्डर कट बालों को झटक कर बोली। किधर गया? उफ, इतना कॉन्फिडेंट। अब्रार शस्करी ने अपनी आबरूज का वहीं बराबर में खड़े सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी ने भी अजीब नज़रों से देखा। क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर को मुल्क के मायानाज बिजनेस टाइकॉन नबील बादामी अब्बास की इकलौती बेटी और करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस और सबसे बढ़कर इतने बेपनाह हुस्न के मालिक, तुम बताओ क्या कमी है मुझ में? नाउज़ुबिल्लाह। सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी अपने होठों से बेआवाज़ बोलकर रुख मोड़ गया। उच्ची बोल रहा तेरे वालन हुआ है ना इन्हें डैन ने। एक मिनट, एक चीज़ भूल रही हो तुम मेरे ख्याल से। वो क्या? इसने सवालिया नज़र से अब्रार शस्करी का खूबसूरत चेहरा देखा। मेरा प्यार, मेरी बेपनाह मोहब्बत और चाहत, ये भी कोई भूलने की चीज़ है? तुम तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, कहती हुई इसके बारों से लगी। अच्छा छोड़ो, इनसे मिलो, मेरे फ्रेंड सुबुक्तीन। अब्रार शस्करी ने अपने बराबर में खड़े सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी से इसका तारुफ करवाया। हेलो। तिलिस्म नाज ने सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी की तरफ मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी हाई सोसाइटी में किसी नामहरम से हाथ मिलाना कोई मायूब नहीं समझा जाता था, बल्कि फ़ख्र महसूस करते थे अपनी क्लास पर। अस्सलाम वालेकुम। सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी ने इसका बड़ा हुआ हाथ अक्सर नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि इसके हेलो के जवाब में अस्सलाम वालेकुम का। तिलिस्म नाज को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। इसने अपना हाथ हवा में मुअल्लक़ हाथ पीछे कर लिया। तिलिस्म नाज के चेहरे की नागवारी अब्रार शस्करी ने महसूस कर ली, बल्कि अपनी इसकी बेसाख्ता हंसी छूट गई। आई एम सॉरी तिलिस्म, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरे इस दोस्त को गर्ल्स एलर्जिक जैसी महलक बीमारी है। अच्छा तो तुम्हारी ये दोस्त यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो जगह जगह बेबाक हुस्न उरिया मनाजिर बिखरे पड़े। तिलिस्म नाज ने हंसते हुए तंज किया। मेरी ज़बरदस्ती पर यहाँ है ताकि यहाँ अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लो और शादी हो इसकी। मामा को इसकी शादी की बहुत फ़िक्र है।
अबराश स्क्रीन ने सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी के बेजार चेहरे को नज़र भर के देखा। फिर तो अबराश तुम्हारी ज़बरदस्ती और तुम्हारी ये कोशिश नाकाम ही ठहरी। वो क्यों? वो यूँ क्योंकि यहाँ तुम्हारे फ्रेंड सुबुक्तकीन साहब की टाइप की पसंद की लड़की मिलना मुश्किल है, मगर बल्कि मेरा तो जहाँ तक ख्याल है आज शाम की इस फेवरल फंक्शन में इस टाइप की लड़कियाँ ही नहीं आई होंगी। ठीक कहती हैं आप मिस तिलिस्सम नाज साहिबा, आज की इस शाम के फेवरल फंक्शन में मुझे मेरे टाइप की लड़की नहीं मिलेगी। सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने शाम का ये लफ्ज़ जानकर बोला। इसने इधर उधर बिखरे बेबाक हुरियाँ हुस्न को तंज़िया नज़रों से देखा। अबराश स्क्री समझा या नहीं, मगर तिलिस्सम नाज इसका तंज़ बहुत अच्छी तरह समझ गई। वो अच्छी तरह हंसी सुना भी देती सुबुक्तकीन हैदर को, मगर फ़िलहाल चुप कर गई। बड़ी गल है, चुप करना भी जान दी औरत। और नज़र इस लड़की पर जा ठहरी जो इन सबसे अलग और मुनफरिद थी, जो अपनी फ्रेंड से किसी बात पर हंस रही थी। गनवा? सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी के गज़ाज़ नाबी लबों से ये नाम धीरे से अदा हुआ। लो जी, नवी कहानी की इब्तदा है या कोई पुरानी ही कहानी है? रेड कलर की छोटी सी शर्ट और टाइट्स में ऊंची हील पहने वो ठक ठक करती कमरा नंबर 201 के दरवाजे के पास आ रुकी। वहाँ रुककर इसने अपने छोटे से रेड पर्स से शीशा और रेड डार्क लिपस्टिक लगा ली और होंठों पर रेड लिपस्टिक का एक और गहरा कोट लगाया। अपना चेहरा फिर से देखने के बाद इसने दोनों चीज़ें पर्स में डाली और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कम ऑन अज़ाबेला डार्लिंग। अंदर से आबद जोफ़ा की मखमूर सी आवाज़ है। इज़ाबेला ने लॉक को घुमाया था और हौले से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। बेड पर नीम दराज आबद जोफ़ा हाथ में लैपटॉप लिए कुछ देख रहा था। वो शहाना चाल चलती हुई आबद जोफ़ा के बराबर में बड़ी बेतकल्फ़ी से विराजमान हुई। और सुनाइए रात का फसाना। इसने आबद जोफ़ा के बालों में अपनी मरमरी उंगलियां घुमाई थी। देख लो तुम्हारी नज़रों के सामने। इसने लैपटॉप का रुख इज़ाबेला की जानिब कर दिया। स्क्रीन पर 5-6 वही लड़कियाँ थी। मैं तो देख चुकी हूँ इन सबको। आप बताइए आपको कैसी लगी ये सारी नो उम्र कलियाँ? सारी की सारी एक से बढ़कर एक। मानना पड़ेगा दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मगर तुम्हारे पाकिस्तान में तो जैसे हर तरफ हुस्न बिखरा पड़ा है। हर सो शबाब ही शबाब है। बस इन्हें थोड़ा और संवार दो तो जैसे क़यामत ही हो जाती है। इन सब लड़कियों को मैंने रात भर देखा अपनी प्यास बुझाई है, मगर ऐसा लगता है नशा और थकान अभी तक उतरी नहीं। आबद जोफ़ा ने नहायत बेबाक और ललचाई नज़रों से इज़ाबेला के खूबसूरत और हसीन सरापे को देखा। वो क्यों? इज़ाबेला ने अपने बालों के क्लट को अपनी उंगली पर लपेटा। तुम जो अभी तक नहीं आई थी। आबद जोफ़ा ने इसकी उंगलियां कमर में अपना बाजू डालकर इसे मज़ीद खुद से करीब करके इसके रेशमी बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। लायर, कल रात ये लड़की और परसों रात वो शबनम थी आपके साथ, फिर भी कहते मेरी कमी लगी आपको। इसने नखरा दिखाते हुए शिकवा किया। अरे मेरी जान, कल की रात और परसों की रात को जाने दो, आज की रात की बात करो। अभी रात जवान है, हसीन है, शराब है और शबाब भी। आबद जोफ़ा ने लैपटॉप को साइड पर फेंका और एक झटके से इज़ाबेला को अपने से करीब करके इसे अपने पहलू में गिरा लिया था। लानती बेगैरत लोग। सुबुक्तकीन की नज़र अचानक ही सबरीना पर पड़ी। वो गनवा और हाइज़ा के साथ बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। खाला कराची में? सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने खुद से सवाल किया। वो इनके पास जाना चाहता था। इसे आज भी याद था बचपन में सबरीना इसे कितना चाहती थी। इसी के दम भरती थी। अमरीन से ज़्यादा वो इसका ख्याल रखती थी। एक ही घर में एक साथ रहते हुए इसने अपनी मामा और खाला मम्मा खाला में कभी कोई फ़र्क नहीं किया था। थी तो वो इसकी ताई, मगर मैंने हमेशा से मम्मा खाला ही कहकर पुकारता था। सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी जब 10 साल का हुआ तो इसके घर एक प्यारी सी मासूम चेहरे वाली गुड़िया आई, जिसे सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी पूरे घर में उठाए लिए फिरता था। कहाँ गायब हो गए? इब्राश अस्करी ने सोचों में गुम सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी के आगे हाथ लहराया। सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी चौंक कर इब्राश अस्करी को तकने लगा। ओ भाई, कहाँ खो गए हो? इब्राश अस्करी ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, मगर इसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। सबरीना और गनवा आयज़ा को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर जा रही थी। कुछ नहीं, मुझे अब चलना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम बोर होने वाले हो। सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने आगे कुछ और कहा। वहाँ से जाने की ठानी थी और सबरीना और गनवा के पीछे जा रहा था। ये तुम्हारा फ्रेंड है? तिलिस्सम नाज़ नहायत नागवार नज़रों से जाते हुए सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी को देखने के बाद बुरी तरह इब्राश को घूरा। हाँ क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? इब्राश अस्करी समझ गया कि तिलिस्सम नाज़ को सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी सख्त नापसंद आया था, मगर जानकर अनजान बन गया। ज़रा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। इसने इब्राश अस्करी के बाजू पर अपनी हथेली की मुट्ठी बनाकर एक मुक्का ज़ोर से जड़ा। इतना अनमैनर्ड है, जैसे ज़रा तमीज़ नहीं कि हाई सोसाइटी में कैसे मूव करना चाहिए, कि ना कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा। जैसे इतना भी नहीं मालूम कि फंक्शन पार्टीज़ वगैरह में कैसे सर्वाइव करना चाहिए। तिलिस्सम नाज़ का मूड सख्त ऑफ हो चुका था। ये कोई पहला शख्स था जिसने इसे इग्नोर किया था तिलिस्सम नाज़ को। और जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा वो इसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। तिलिस्सम नाज़ तो सरता पास सुलग कर रहेगी। और फिर सुबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी के जाने के बाद इब्राश अस्करी पर बरस पड़ी। इब्राश अस्करी बस इसके गुस्से पर हंसे जा रहा था। सख्त जहर लग रहा हो इस तरह दांत निकालते हुए। तिलिस्सम नाज़ ने एक बार फिर अपना छोटा सा पर्स इसके सीने पर मारा और तब कर जाने लगी। अरे यार सॉरी, क्यों इतनी अच्छी पार्टी ख़राब करी? सुबुक्तकीन ऐसा ही है, तुम दिल पर मत लो। इब्राश अस्करी ने इसकी नाजुक सी कलाई थाम ली। मुझे क्या ज़रूरत है जाहिल इंसान की किसी बात को अपने दिल पर लेने की? तिलिस्सम नाज़ ने एक झटके से अपनी कलाई से छुड़ाई।
बस अब तुम ज़्यादती करियो। क्या मतलब, कैसी ज़्यादती? वो नासमझ नज़रों से ब्राशस्करी को तकने लगी। वो ये कि जिसे तुम जाहिल और मिडिल क्लास जैसा इंसान समझ रहे हो, बिज़नेस की दुनिया में वो एक शख्स अपना एक नाम, एक मुकाम रखता है। हैदर कंपनी का नाम सुना है? कई इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस है सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी। सो वॉट? इसने बेनियाज़ी से कंधे उचकाया। ब्राशस्करी खामोश होकर रह के कहने के तो वो ये भी कह सकता था कि तुम्हारे फादर एक चोटी का जोर लगा रहे सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी से कॉन्टैक्ट की डील करने के लिए, जो अभी तक नाकाम है। मगर वो ये बात बोलकर बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और ना ही पार्टी ख़राब करना चाहता था। अच्छा छोड़ो इस लंबी बहस को, हम क्यों अपना मूड ख़राब करके इस हसीन पार्टी को ख़राब करें। चलो अगला परफॉर्मेंस हमारा स्टेज पर रोमियो जूलियट का। आज इसे यादगार बना दिया। अब ब्राशस्करी इसका हाथ था, मैं अंदर ड्रेसिंग रूम की जानी बढ़ा। तिलिस्म नाज भी बिला वजह फंक्शन किसी की वजह से मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने मूड को खुशगवार बनाती इसके साथ हो ली। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी कार ड्राइव कर रहा था और आगे जाती इस वाइट मरगला का पीछा कर रहा था जिसे खाकान तिरमिज़ी ड्राइव कर रहे थे। गाड़ी एक मशहूर रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। तीनों बाहर निकले और अंदर की जानिब बढ़े। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने गाड़ी लॉक की, खुद भी इनके पीछे होटल के अंदर दाखिल हुआ। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ठीक इनकी टेबल के पीछे वाली टेबल पर आ बैठा। हाँ तो गनमा बेटा ऑर्डर कीजिए, आज का डिनर मेरी तरफ से। खाकान तिरमिज़ी ने अपनी जान से अजीज़ इकलौती बेटी गनमा को मुस्कुरा कर देखा। सोच लीजिए डैडू, मैं आज आपका खूब खर्चा करवाने वाली हूँ। गनमा ने खाकान तिरमिज़ी को डराने वाले अंदाज में कहा। डोंट वरी माई चाइल्ड, हमारी जेब भी आज बहुत भारी है। वो इसलिए क्योंकि इसमें अभी तक आपके डैड ने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी। सबरीना ने खाकान तिरमिज़ी को मुस्कुराती नज़रों समेत घूरा। पॉइंट नोट किया जाता है। गनमा ने सबरीना के आगे कोर्निश पे जाई। तो फिर ऑर्डर करें? येस ऑफ कोर्स। खाकान तिरमिज़ी ने वेटर को आवाज़ लाई। जी सर। गनमा बेटा, खाकान तिरमिज़ी ने इशारा किया। शाशलिक विद पास्ता, ब्रोस्ट एंड ब्लूबेरी का आइसक्रीम। गनमा ने मेन्यू कार्ड सबरीना की तरफ बढ़ाते ताकि वो भी कुछ ऑर्डर करें। नहीं, आज हम सब तुम्हारी पसंद का डिनर खाएंगे, और हाँ फ्रेंच फ्राइज़ लाना मत भूलिएगा। जाते हुए वेटर को गनमा ने टोका। जी मैम, वेटर ने मोहब्बाना अंदाज में कहा। सर ऑर्डर प्लीज़। वेटर सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी के पास एहतराम ना खड़ा हुआ। 1 कॉफ़ी विद करीम, इसने ऑर्डर किया। ओके सर। थोड़ी देर में सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी की टेबल पर हॉट कॉफ़ी विद क्रीम का कप ट्रे में रख दिया गया था। वेटर ने गनमा का ऑर्डर भी टेबल पर सजा दिया। गरम गरम कॉफ़ी से उठते भाप के इस बार गनमा के मासूम चेहरे, मगरूर आंखों को सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी बगौर देख रहा था। गनमा बहुत खुश थी और आज, और इसकी इस खुशी में खाकान तिरमिज़ी और सबरीना बहुत खुश थे। इन्हें बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ अजीज़ नहीं था। मामा अंदाज नाहिद मसरूफ़ वाला था। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी की नज़रें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। अमरीन के मसरूफ़ लबो लहजे पर इसने अपनी ज़हीन आंखें लैपटॉप से हटाकर अमरीन को देखा, जो महीने भर का राशन लिख रही थी। फिर नज़र हटा के स्क्रीन पर दोबारा टिका दी। मैं गनमा से शादी करना चाहता हूँ। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने जितने पुरसुकून अंदाज में कहा, इससे कई ज़्यादा ज़ोर का झटका अमरीन को लगा, बल्कि पेन और डायरी इनके हाथ से छूटकर इनके कदमों को सलामी देने लगा था। गनमा? अमरीन ने नाम दोहराया। सबरीना आपा से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? क्या वो कराची में? मगर मैंने तो सुना था वो हमेशा के लिए बाहर चली गई। कब आई वो यहाँ, और तुम इनसे कहाँ मिले? सबुक्तकीन वो कैसी हैं, ठीक तो है ना? उफ़। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने मुस्कुरा के ने देखा। इतने सारे सवाल। रिलैक्स मामा, इतनी बड़ी खबर सुना के तुम कह रहे हो कि रिलैक्स रहूँ? कितने साल बीत गए इन्हें देखे। अमरीन की आंखों में गम की शिद्दत से आंसू आ गए। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने अपना लैपटॉप ऑफ किया और एक साइड पर रखकर अमरीन के पास आ बैठा और इनके दोनों हाथ थाम कर इनकी आंखों में देखा, जिनसे बहते आंसू इसे तकलीफ़ दे रहे थे। वो समझ सकता था, महसूस कर सकता था इनका दर्द, इनकी तकलीफ़। बहन की जुदाई ने कितना दुख दिया था वो सब जानता था। सिर्फ एक अनजानी गलती, कच्चे जहन और नौउम्री में की गई ना देनेस्ता की गई वो गलती इन दो बहनों, दो भाइयों में दरार डाल गई। दोनों एक दूसरे से जुदा खफा होकर अलग अलग हो गए। कितने जल्दी चवल मारी गनमा दे नाल, बगैरती मारी हो, इन्हें तो नहीं मारी सबुक्तकीन साहब ने। मामा फ़िलहाल मैं कुछ नहीं जानता। वो तो आज जब राश मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती फेयरवेल पार्टी में ले गया तो मैंने मामा, खाला और गनमा को देखा। अमरीन ने सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी को डुबडुबाई आंखों से देखा। मगर मैं जानता हूँ वो रहते कहाँ, क्योंकि होटल से निकलने के बाद मैंने इनका पीछा किया था। मुझे कब लेकर चल रहे हो? मैं देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ अपनी बहन से। इन्होंने इल्तिजा भरे लहजे में दरख्वास्त की। बहुत जल्द या कल ही। इसने मुस्कुराते हुए अमरीन के जज्बात की कदर करते हुए इनके रुखसार पर बहते आंसू साफ किए। अमरीन ने फटते जज्बात से मगलूब होते हुए सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी की चौड़ी हथेली की पुश्त पर बूसा लिया। आई लव यू मामा। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी ने अमरीन की सीधी मांग पर बूसा लिया। लव यू टू माई सन। भीगी आंखों से मैंने मुस्कुरा दी। इस पल जैसे इन्हें जन्नत मिल गई। वो बहुत खुश थी। अच्छा ये बताओ गनमा कैसी है? गनमा? सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी की आंखों में छप से इसका शबीह का अक्स उभरा। शुगरफी होंठ, मगरूर सी आंख और मासूम सा चेहरा, जिससे किसी शायर की गज़ल। माँ सदके जाए, माँ नू देखते सही किस तरह दसदा पिया। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी के अनाबी लबों से खुद ब खुद गनमा के लिए कैसे तारीफ़ निकली वो खुद नहीं जानता था। इस बेख्तियारी ने अमरीन को जहाँ खुश किया वहीं चौंका भी दिया। पहली दफ़ा इनके इकलौते चहीते लखते जिगर ने किसी लड़की की तारीफ़ की थी, किसी ख्वाहिश की थी, और वो थी गनमा। इनकी नमी भरी आंखों में गुजरे बहुत साल पहले का मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। सबुक्तकीन हैदर तिरमिज़ी अपनी इस बेख्तियारी पर खुद ही मुस्कुरा अमरीन को देखकर चौंक गया। उनकी पुरसोच आंखों में क्या था वो समझ गया था।
मामा वो चौंक कर आएगी। मैं गनवा से शादी करना चाहता हूँ। मगर मेरी जान ये नामुमकिन है। इन्होंने दुख से देखा जिस चेहरे पर कुछ देर पहले अपनी बहन के मिल जाने की खुशी थी, अब वहाँ तकलीफ़ की परछाई थी। वो क्यों? इसने जान बनकर पूछा। कोई वजह? वजह तुम जानते हो। इन्होंने निगाहें झुका ली। सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी ने गहरा सांस लिया और अपने आई ग्लासेस उतार के टेबल पर रख दिए। ये वजह कोई इशू नहीं है, मगर यही वो वजह जिसने हम सबको एक दूसरे से अलग कर दिया, जुदा कर दिया। जाने कैसे इनके होंठों पर बेख्तियारी शिकवा दर है। इतने साल बीत के आज तक इन्होंने मामूली सा भी शिकवा शिकायत नहीं की। पेशानी पर इस वजह को लेकर कोई मामूली सी भी शिकन तक नहीं आई, मगर आज वो खुद से किए गए सारे अहद भूल गई थी। सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी ने नहायत चौंक कर अमरीन को देखा। आज पहली बार इन्होंने शिकवा किया। सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी को अपनी संगीन गलती पर आज जितना पछतावा हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। आज इस्लाम में वो इस पल वो खुद ही नज़रें नहीं मिला सका। देखिए अही कमीना निकलिया लानती। सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी की गहरी खामोशी को अमरीन ने शिद्दत से नोट किया। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से आपका दिल दुखा। वो फीकी सी हंसी हंस दिया और गर्दन को हल्का सा खम देकर चेहरा इधर उधर नफ़ी में हिला दिया। इट्स ओके, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मगर मैं यही चाहता हूँ और सच में यही है कि मैं गनवा से शादी करके टूटे हुए रिश्तेदारों को जोड़ना चाहता हूँ, जोड़ सकूँ, इनकी नाराज़गी ख़त्म कर सकूँ, हमारे बीच से सारी दुनिया ख़त्म हो जाए। मगर मेरी जान ये नामुमकिन है, इन्होंने हारे हुए लबो लहजे में कहा। मामा नामुमकिन कुछ नहीं होता और हमारी नीयत साफ़ है तो इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब भी होंगे। सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी ने अमरीन के दोनों हाथों को थामकर इनकी पुष्ट पर नरमी से बूसा लिया। इंशाल्लाह भाई, हमें भी तो पता चले कि इस मकसद में कौन कामयाब होगा। अफ़ान तिरमिज़ी इस दौरान हाथ में बरीफ के स्थान में अंदर दाखिल हुए। अमरीन के चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। वो अफ़ान तिरमिज़ी को देख तकने लगी, फिर सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप फिर से खोल रहा था। मम्मा, गनवा की दिलखराश चीख ने सबरीना की कच्ची नींद तोड़ी। खाकान तिरमिज़ी जो सोने की तैयारी करने लगे थे, इन्होंने भी गनवा की चीख सुनी। या अल्लाह रहम गनवा। सबरीना तेजी से अपने बिस्तर से उठी, बगैर स्लीपर पहने भागी थी। खाकान तिरमिज़ी भी इनके पीछे पीछे भागे। गनवा मेरी बच्ची। सबरीना गनवा के बेडरूम में दाखिल हुई। गनवा को देखकर इनकी रूह कांप उठी। गनवा कभी भी अपने रूम की लाइट ऑफ करके नहीं सोती थी, वजह इसके डर और खौफ था जो आज भी चीख चीख के अपने होने का ऐलान कर रहा था। इन्होंने बेड के पीछे छुपी डर और खौफ के मारे इसकी जान चाह रही थी। सुकड़ी सिमटी सी गनवा अपने आप छुपाने की किसी अनजान शय से बचाने की कोशिश कर रही थी। चेहरा लट्ठे की तरह बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे जिसम में खून का एक कतरा भी बाकी न बचा। सबरीना तेज़ी से इसके करीब आई। गनवा गनवा मेरी जान, मेरी बच्ची, क्या हुआ? खाकान तिरमिज़ी और वह सबरीना ने इसको उठाया, मगर बस सहमी खौफजदा सी चिड़िया की तरह सबरीना की आगोश में जा छुपी। गनमा मम्मा वो आ गया, वो फिर आ गया, मुझे बचाओ मामा। हिचके से इसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। टूटे फूटे से लफ्ज़ इसका सांस फैलाए दे रहे थे। बस कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, कोई नहीं है मेरे तुम्हारे सिवा। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे खुद इनके भी हौसले पस्त पड़ गए। खाकान तिरमिज़ी ने दुख भरी नज़रों से ने देखा। देखो मेरी तरफ कोई नहीं है यहाँ, मैं हूँ, तुम्हारे डैड हैं। सबरीना हौले हौले इसका सर से हिला रही थी, मगर वो किसी तरह संभालने में नहीं आ रही थी। नहीं मामा, मुझे बचा ले, वो आ गया। कोई नहीं आया, ख्वाब देखकर ड्राउना, मेरी तरफ देखो। सबरीना ने ज़रा सख्ती से कहते हुए इसको अपनी आगोश से उठाया। आंखें खोलो। इसने सख्ती से आंखें भैंसी हुई थी। सबरीना ने इसका भीगा चेहरा देखा। खाकान तिरमिज़ी ने साइड टेबल से बहुत सारे टिश्यूज़ और ग्लास में पानी भर के दिया। गनवा, सबरीना ने धीरे से नरमी से पुकारा। गनवा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन आंखों में कच्ची नींद टूट जाने के सुर्ख डोरे थे, साथ ही बहुत सारा डर और खौफ। मम्मा, कपकपाते शुगरफी होंठों पर ज़िंदगी से हार जाने की नाउमीदी थी। इन्होंने इसके कपकपाते लबों पर अपनी अंगश्त शहादत रख दी और आराम आराम से इसका भीगा चेहरा साफ़ करने लगे। जब तक तुम खुद अपने इस डर को खुद से दूर नहीं करोगे, ये तुमसे दूर नहीं होगा। जो सोचती हो, जो भी ख्वाब में देखती हो, सब तुम्हारे ज़हन का वहम और कुछ नहीं। मेरी जान, तुम्हारा इलाज इस दुनिया के सबसे किसी बड़े डॉक्टर के पास नहीं, सवाए तुम्हारे खुद के। वो मुस्कुराते हुए से समझा रही थी। गनवा का शौर बेदार होने लगा। सबरीना की बातें, इसकी मौजूदगी इसके जिस्म में तवानाई की फिर से एक नई रूप फूंक रही थी। इनकी मौजूदगी इसके और इसके डर के बीच फिर से ढाल बन गई। डैडू। गनवा ने रुख मोड़ कर देखा तो दूसरी तरफ खाकान तिरमिज़ी बैठे थे। वो इनके बाजू से लगी थी। इसका टूटा बिखरा हौसला बिखरा वजूद अपने मम्मा डैडू को देखकर फिर से बड़ा था। मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है और हौसले वाला है ना, बहुत मजबूत है, फिर ये ज़रा से डरावने ख्वाब से कैसे डर गया? खाकान तिरमिज़ी ने इसके झुके सर पर शफकत का बूसा लिया और इसका सर सहलाने लगे थे। सबरीना ने गनवा की पुश्त पर हाथ फेरा। पता नहीं डैडू, मैं क्यों डर जाती हूँ। बहुत चाहती हूँ कि इस डर को खुद पर हावी ना होने दूँ, मगर मैं हर बार की तरह कमज़ोर पड़ जाती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आपको कमज़ोर नहीं पड़ना, बल्कि किसी बहादुर सिपाही की तरह इस डर का मुकाबला करना है। फिर पूरी बकिया रात सबरीना और खाकान तिरमिज़ी इसके पास बैठे इसके बातें करते रहे। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बाकी आप सबके कमेंट्स में जल्दी पढ़ के आपको रिस्पांस भरपूर दूँगी उसके ऊपर, तो आप रिस्पांस देना मत छोड़िएगा प्लीज़, और अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और वॉच भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह आप लोग अगर व्यूज़ छोड़ देंगे कि फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी। मैंने आपको बताया जैसा कि मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे घर में शादी है तो बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही हूँ टाइम निकाल के। अभी भी मैं अपनी नींद में से टाइम निकालती हूँ और फिर इस तरह से मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है।
तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ, आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है यार कि आप लोग भी मुझे भरपूर रिस्पॉन्स दें ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लूँ। ठीक है, तो मुझे अभी इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें और मुझे बहुत सारा मिस करें और एपिसोड पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो मैं अब चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।